इकबाल जी नमस्कार। जी वो नमस्कार, प्रणाम बॉस। प्रणाम। कैसी है भैया की तबीयत? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रहा है, अच्छा। लेकिन सर अभी पेन है, उनको पेन है। वो कांगड़ा वाली दवाई शुरू की है, तब से मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा। अच्छा। जी जी जी। जिस दिन वो अभी तो लखनऊ से जब आए थे तो एक ही करवट 2 दिन तक लेटे रहे वो। सीधा भी नहीं लेट पा रहे थे, दूसरी करवट भी नहीं बदल पा रहे थे। लेकिन जिस दिन कांगड़ा वाली शुरू की सुबह से, दूसरे दिन वो सीधे भी लेटने लगे। अच्छा। अब या तो उसका इफेक्ट हो या रेडिएशन का हो भी रहा हो, लेकिन जब से कांगड़ा की दवाई की है उसके दूसरे दिन ही 24 घंटे में ही उनका ये डिफरेंस नजर आया। अच्छा। जी। और पेन तो है उनको, गैस ज्यादा, गैस जब बनती है तब पेन होता है। और पहले तो वो चिल्लाते थे भयंकर तरीके से, इतना पेन होता था, इंजेक्शन भी लगाते थे तब भी आधा घंटा तक कवर होने में लग जाता था। बाकी तो पैरालिसिस तो, क्वाड्री पैरालिसिस तो हो ही गया है। हम्म। डॉक्टर्स बता रहे थे कि ये जो है पूरा तो मुश्किल है, 18-20 का अंतर आ सकता है बहुत ज्यादा हम्म। रेडिएशन से। हम्म। और बाकी तो मैंने कहा चलो देखते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जब से वो दवाई खिलाई है, कल वो अपने आप कमोड में मोशन भी किया है उन्होंने, नहीं तो अभी तक जो है उन्होंने डायपर में ही मोशन किया है 6 तारीख से। और हम्म। अभी तक डायपर में ही मोशन कराया गया, लेकिन कल वो डायपर में करने के बाद में फिर भी वो गए, तो उनको ले करके गए और कमोड में बैठ गए और पकड़े रहे, उन्होंने मोशन कर लिया। अच्छा। इतना डिफरेंस लगा मुझे। चलो वो जो दवाई मैंने भेजी थी वो मंगवाई? नहीं, वो अभी नहीं मंगवाई, फिर मैंने कहा फिर एक ही चलाओ। हाँ हाँ। ठीक है। वो इसलिए नहीं मंगवाई कि जब इसमें इम्प्रूवमेंट मुझे दिखने लगा तो मैंने कहा कि फिर इकट्ठा, ये भी 4 टाइम खाने को है, सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले, हम्म। दोपहर में खाना खाने के आधा घंटा बाद, फिर हम्म। 4 बजे, और फिर शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद, 4 टाइम की ये दवाई। ठीक है। उसी चक्कर में तो मुझे भी परसों से फीवर भयंकर तरीके से, जब नहीं उतरा, कल मैं दिन भर पड़ा रहा, फिर कल शाम को मैंने मेप्टाल फोर्ट और आधी पिडनीसिलोन ली उसमें, तब जा करके कवर हुआ। कल भी रात में नहीं आया, आज भी नहीं आया, लेकिन गला बैठा हुआ। हम्म। 3 दिन में बहुत परेशान आई, नहीं दवाई में लेता था अंग्रेजी, उसके बाद 1 घंटे का फीवर गया, उसके बाद फिर तुरंत अब भयंकर सर्दी। हम्म। अब कल फिर मैंने वही 4 mg की पिनिसिलिन थी, उसकी आधी ले ली, और मेप्टाल फोर्ट लिया मैंने। पैरासीटामॉल नहीं लिया, मेप्टाल फोर्ट लिया, और एक सिफेक्सिम ले लिया बस। उसी से कल भी रात में नहीं आया, आज भी सुबह ले लिया था, तब से नहीं आया फीवर। ठीक ठीक ठीक। और सर आप ठीक हैं? हाँ सब ठीक है फिलहाल। थैंक यू सर। चलो अपना भी ध्यान रखो, जुकाम खांसी लग रहा है आपको। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलो सब ठीक होगा, परेशान होने की जरूरत जी जी, सब आशीर्वाद है आपका। और वो कैस्टर ऑयल अभी भी दे रहा हूँ सुबह शाम उनको, बस नहीं। हाँ। मोशन उनका नहीं क्लियर होता है, नीमा लगाना पड़ जाता है दूसरे दिन। हम्म। संप्राप्ति को कमर में ही बनी हुई है ना ये? जी जी, वही वही गैस जब बनती है तो प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ता है तो पेन होता है, और हम्म। गैस खत्म हो जाती है, प्रेशर खत्म, पेन खत्म। हम्म। जी जी, वही वायु का ही है, वायु का। ठीक है मैं शुरू करता हूँ फिर।
ठीक है, ओके सर। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ चरक वंदना से करते हैं। 5 मिनट लेट हैं हम। यदा मतस्य अवतरेण हरिणाभिदेयुद्धिता तदा शेषाय तत्र बुभेदा अवात्मा यतश्रेयवायातु याता किंचिन्दिता तस्मान् चरितानामान्यासो खयात्रेषु चित्तमण्डले सावाचरिका आचार्यो देवाचार्यो यथा दिवो सहस्रवदन स्यासो सोरुजा पाताञ्जलमहाभाष्य चरकप्रति संस्कृते मनुवाक्याय दोषाणाम् अहित्रेयपते नमः। अहित्रेयपते नमः। अहित्रेयपते नमः। प्रणाम सभी को। गुल्म चिकित्सा में इमरजेंसी को हम करके चले आए। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम। हमारे पास पेशेंट आया, भयंकर वाला पेन है, डायग्नोसिस बनाई और डायग्नोसिस बना के तय किया। कैसे डायग्नोसिस बनाई? नाभि के नीचे अगर हमको दिखा कि गुल्म यहाँ दिख रहा है, या नाभि के ऊपर, अर्थात हम उसको आयुर्वेद की अगर भाषा में बोले और अपनी बीएससी आप लिखेंगे तो अपनी आयुर्वेद की टेक्निकल भाषा लिखें। ऊर्ध्वगत मतलब कहना चाहिए नाभि के ऊर्ध्व भाग में या नाभि के अधोभाग में आपको गुल्म जो है इंडिकेट हो रहा है, ऐसे लिखते हैं। अब जब चिकित्सा प्रारंभ की तो अगर ऊर्ध्व भाग में है तो ऊर्ध्व भाग में आपको मुंह से ही उसको स्नेह पिलाना है। वो डिपेंड ये करता है कि आप उसमें स्नेह पिला दें, उसमें कोष्ठ की चिंता ना करें कि कोष्ठ कैसी है कैसी नहीं है। कोष्ठ तो हम तब तय करेंगे जब हमारा पेशेंट बिल्कुल एकदम स्टेबल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, पेन नहीं रहेगा। जो हमको करना था वो हम करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे चैम्बर में बैठ के कि अब इसकी कोष्ठ का निर्धारण क्या है। कल फेसबुक पर देख रहे हमारे एक डॉक्टर साहब, उनका यही प्रश्न था कि कोष्ठ का निर्धारण कैसे करें। उस समय आपको कोई कोष्ठ का निर्धारण नहीं करना है, और वो आपको जब चिकित्सा करते चले जाएंगे उसकी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगी इसकी कि इसमें कैसा कोष्ठ है। तो हमने क्या काम किया, वो अधो ऊर्ध गति में है, तब हमने उसको इसने पिलाया। और अगर उसी समय हमको पता चला कि इसका नाभि की अधोगति में है, तब हमने उसको मात्रावस्थी दी। किसकी? स्नेह की ही मात्रावस्थी। दोनों तरीकों का मतलब क्या है कि आपको अंदर जाके उसी के प्रदेश में जाकर जहां वायु गुल्म है, उस गुल्म को वहां पर अपनी स्निग्धता से वायु का नाश करना है, अर्थात उसको शांत करना है। नाश तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पर दोष और जो पुलिस है, यानी कि वायु और पुलिस जो अवरुद्ध हुई है, उसकी संप्राप्ति, उसके जोड़ को, उसके तोड़ को, उसके संग को वहां पर जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक उसकी संप्राप्ति भंग नहीं होगी। हमने तो सिर्फ इतना किया है कि अभी जो है उसको जो पेन हो रहा था, उस पेन को ऐसा करने के बाद फिर हमने तुरंत जो है उसको, यह काम इमरजेंसी के बेड पर हो रहा है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। हमने नोट पेशेंट को फॉरवर्ड नहीं अभी क्या जनरल वार्ड में या जो उसकी इच्छा के अनुसार है उसमें अभी उसको हमने शिफ्ट नहीं किया है। वहां शिफ्ट करने का तात्पर्य कि वहां पर पेशेंट का पेन हो जब खत्म हो जाएगा तब हम वहां पर उसको जो है वो शिफ्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोग चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार यही है कि शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि हमारा पेशेंट स्टेबल हो जाए, उसके बाद में फिर जो है वो जनरल वार्ड में या आपको जैसा भी लगता है आपके पास जिसने भी लगता है आप उसको वहां ले जा सकते हैं। उससे पहले हमको करना क्या है, पेन कैसे शांत होगा, और उसी समय हम क्या करेंगे कि वही वातनाशक द्रव्य
उस रिबातनाशक तेल से जिस स्थान पे गुल्म आपको दिख रहा है, अब चाहे वो अधो पे, नाभि के अधोभाग में या नाभि के ऊर्ध्वभाग में, ये नाभि के अधोभाग और ऊर्ध्वभाग में, वहां आपको क्या करना है, पूरी तरह से हमने स्नेह पहले पिला दिया उसको या मात्रा उसकी दे दी, और फिर क्या करना है, वहां मालिश करनी है, अभिहन करना है। 15-20 मिनट अभिहन करने के बाद आपको तो ये करना है कि अब इसको रूप से सहज सा इसने रूप से दें या सीधे सीधे नाड़ी स्वेद दें जिसमें इसने पड़ा होना चाहिए, अतः उसमें भी हम तेल डाल दें, क्योंकि वहां पर तेल की ही मार होती है गुल्म में। जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें वातज गुल्म में तो उसमें तेल की ही मार होती है, अर्थात तेल को आपको यूज करना है, चाहे वो आप रूप चिसनेस के साथ में तेल का प्रयोग करें और चाहे पर बात नाड़ी के हिसाब से जो बात जो नाड़ी सूद है उसके हिसाब से आप सूद करें, और जैसे ही आप सूद करें वैसे ही क्या होगा, वो जो पेन है उसका वो शांत होता हुआ चला जाएगा। आप 15-20 मिनट इंतजार करिएगा, पेशेंट को लेटे रह दीजिएगा और फिर उसके बाद में उसको पूछिएगा कि आपको पेन कितना हो रहा है। पेशेंट कहेगा पेन मेरे ना के बराबर है, आप उसको ले जाकर शिफ्ट करके अपने जिसमें वो चाहे, आपके पास जनरल वार्ड है जनरल में करें, वो एसी में, प्राइवेट वार्ड है प्राइवेट वार्ड में करें, या आपके पास जो भी सुविधा है आप उसके अनुसार उसको अलग करें वहां से और अपनी दूसरी इमरजेंसी को ले लें। ये नियम है हमारे मेडिकल का जो करने का है, ये वो नहीं है कि जो उनके यहाँ पर होता है हम उसकी नकल कर रहे हैं, हमारे तो पहले से ये सब चीजें हैं, हम उसकी कोई नकल नहीं कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट अलग होता है अत्यधिक चिकित्सा का, वो उनका भी है, उसमें कोई नहीं। पेशेंट वहां चला गया और पेशेंट रिलैक्स महसूस है, अब हमने क्या काम किया, उसको हमको उसके दोष की जो संप्राप्ति वहां भंग करनी है, दर्द शांत हो गया, भंग करनी है। हमने क्या काम किया, उसको एरंड तेल जो मैंने उसकी मात्रा बताई थी दूध में, यानी 25 ml एरंड तेल देके और उसके साथ में जो दूध ले लिया 50 से 75 ml दूध लेकर उसको पिला दिया, क्योंकि अब पेशेंट का दर्द शांत हो गया और वो जो है उसको पी सकता है आराम से। आप 20-25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का इंतजार करें, पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है और उसको मोशन होगा। अगर मोशन नहीं तब आप तय करें कि एरंड तेल देने के बाद भी और दूध देने के बाद भी इतना इसका क्रूर कोस्ट है कि अब इसको जो है एरंड तेल से भी और साथ में दूध से भी इसको बेचन नहीं हो रहा है, तब आप ये सोच लें कभी अब ये मध्यम पुष्टि तो है नहीं, अब ये सीधे सीधे क्रूर पुष्टि है, तब आप उसको 10 मूल जो की बस्ती है वो दें और तय करें कि इसमें हमको तीक्ष्णता पैदा करनी है या नहीं करनी। अगर आपको तीक्ष्णता पैदा करनी है तो आप उसमें सेंधा नमक और गौमूत्र का केवल मिक्सर करें और मिक्सर करने के बाद उसको बस्ती दे दें, वो बस्ती उस प्रकार से हमारी निरू बस्ती हो जाएगी। और जब उस बस्ती 15-20 मिनट में जब वो निकल के बाहर आएगी तो मल को, यानी कि जो पुलिस के द्वारा वायु आवृत हुई है उसको पूरा बाहर निकाल के लाएगी, पक्का से वो खाली कर देगी। तब वहां पर नियम होता है कि जब बातज गुल्म है तो बातज गुल्म में क्या होता है, जैसे कि हमारे किसी को एसाइटिस होती है, तो जब एसाइटिस होती है तो उस एसाइटिस के मरीज के अगर पेट से पानी खींच लिया जाता है तो वो पानी दूनी स्पीड से फिर बॉडी से, शरीर से खींचकर वायु उस कैविटी के अंदर, वायु उस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर लाकर भर देती है। इसलिए वहां लोग जब कहते हैं कि ज्यादा पानी मत खिंचाना, थोड़ा सा इसमें पानी खिंचवाना ताकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो। जो बहुत ज्यादा तेज का पानी खींच देते हैं पेशेंट कोलेप्स कर जाता है, क्योंकि वायु वहां पर पूरा अपना स्थान पर बना देती है, भर जाता है। वही बात की स्थिति है कि जैसे ही आपको लगा कि हाँ निरू बस्ती बाहर आ गई, आपने 10 मिनट का इंतजार किया और तुरंत जो है उसको अनुवासन बस्ती देना शुरू कर दिया, 1 दी या 2 दी, डिपेंड आपकी कंडीशन पर पैदा हो रही है कि आपको कहाँ पर जो है किस तरह से वहां मैनेज करना है कि हमको मात्रा बस्ती 1 देनी है या 2 देनी है। इतनी चिकित्सा आपने की, संप्राप्ति भंग कर दी और संप्राप्ति भंग करने के बाद फिर उसकी जो समन चिकित्सा है वो हमने करना शुरू। उस समन चिकित्सा में अब हम देखते हैं कि चरक ने अपने कल्प स्थान में ऐसे पुरुषों का उल्लेख किया है जिन पर विरेचन का प्रभाव नहीं होता। ऐसे पुरुषों को प्रथम बस्ती देखिए, अब यहां पर थोड़ी सी हमको, जिनको क्या विरेचन नहीं होता, अर्थात जो हमने एरंड तेल लिया था और दूध लिया था, वो दूध का परिणाम बता रहे हैं कि चरक ने क्या कहा, भाव प्रकाश ने तो अपना पूरा दे दिया आयुर्वेदिक चिकित्सा का, और जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको सब चीज अपने क्षयताओं में मिलती है, और ध्यान से पढ़ेंगे उसको क्लिनिकल बेस बनाएंगे तो आपको वो चीज सहायताओं के अंदर ही मिलेगी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आप कितनी अच्छी तरह से उसको पढ़ रहे हैं या कौन आपको बताने वाला है। मैं सिर्फ आपका एक माध्यम हूँ
जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे पुरुषों का उल्लेख किया है जिन पर विरेचन का प्रभाव होता ही नहीं है, और ऐसे पुरुषों को प्रथम बस्ती देकर, पहले बस्ती दें और पश्चात विरेचन देने का आचार्यों ने विधान किया है। और इसका संदर्भ आप लिख सकते हैं चरक कल्प स्थान अध्याय 12 में 79 और 80, ये 2 श्लोक हैं। इन 2 श्लोकों में कल्प स्थान में इसका जो है उन्होंने वर्णन किया है। अब देखिए आप, मतलब हम कल्प स्थान पढ़ के चले आए, लेकिन वहां पर कल्प स्थान में जब गुल्म की चिकित्सा पढ़ रहे थे तो वहां पर कोई जिक्र नहीं किया था। और जिक्र कहां करने को मिला? कल्प स्थान में। और जब हम कल्प स्थान पढ़ते हैं तो वहां पर कल्प स्थान में हम ये सोच के पढ़ते हैं कि यहाँ पर कल्पना की जाती है कि इस तरह से हम जो है वो मतलब कहना चाहिए किसी को हम बस्ती दे सकते हैं, ये बस्ती दुनिया भर के उसमें कल्प स्थान में है। लेकिन जो उनका मतलब था कि हम कल्प स्थान आपको लिख रहे हैं, इसको आपको हर चीज देखकर और वहां पर शिफ्ट करनी है। जिस चीज का हम वर्णन एक डिजीज के बारे में करके आए हैं, वो चीज वहां शिफ्ट करनी है। ये चीज आपको हम गुल्म अध्याय में लिख ही नहीं रहे। और जब गुल्म अध्याय में नहीं लिख रहे हैं तो हमारे समझ में ये आता है कि यहाँ पर आत्मादिक चिकित्सा का कोई वर्णन आचार्य चरक ने किया ही नहीं है, या किसी भी मतलब कहना चाहिए आचार्य ने किया ही नहीं है। भाव प्रकाश ने कर दिया, लेकिन वहां पर जब जो चरक, भाव प्रकाश हर किसी के पास नहीं होती, ना कोई ज्यादातर उसे पढ़ता है, और उसको पढ़ने की मतलब वो भी नहीं करता है, छोड़ते भाव प्रकाश मेन ग्रंथ हमारा जो चरक है उसी को पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ना भी चाहिए, और उसके साथ फिर पढ़ना तो आपको इस तरह से चाहिए ना कि क्लिनिकल पिक्चर में कैसे उतरी और कहाँ से हमको ये सब। तब उन्होंने कहा कि जिसका हम दे चुके हैं विरेचन द्रव्य, यानी कि 25 ml हमने एरेंटिल दे दिया, दूध साथ में दे दिया, अब उसको विरेचन हुआ ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि पहले उसको क्या करना है, हमको प्रथम बस्ती देना है और उसके बाद फिर विरेचन किया है। और इसका जो उल्लेख है वो चरक कल्प स्थान में अध्याय 12 में 79 से 80वां श्लोक है, उसको आप देख सकते हैं। इस श्लोक पढ़ के सुना देता हूं। रुक्ष बहरनिल क्रूर कोष्टा व्यायाम सालिनाम दीप्ताम अग्निनाम च भैसज विरच्येव जीरति तेम्बुः वस्तम पुरा दत्वा पश्चात विरेचनम द्वय विरेचनम। एक बार की कहेगा कि द्वय विरेचनम, अगर जरूरत पड़ जाए तो दोबारा विरेचन दे दें। और बस्ती परिवर्तम दोषम हरे, लोग हर लेगी उसको, और अर्चितांदी विरेचन। फिर उसके बाद में फिर आपको दोबारा से आपको विरेचन देने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर जो है दोबारा से विरेचन दे दें। और वहां पर ये तय हो जाता है, वहां पर हमारे दिमाग में शास्त्र घूमता है, वहां पर हमारे कंसेप्ट हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अगर इसको कहीं पर 25 ml से 50 ml 75 ml हमने दूध दे दिया फिर भी इसको विरेचन नहीं हुआ, तब वहां पर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि आचार्य चरक ने अपने कल्प स्थान में क्रूर कोष्ठी में जो कहा है, गुल्म अध्याय में वहां पर लेके कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है उसको तुरंत निरुबस्ती दें, और मतलब बस्ती दे दें उसको, और निरुबस्ती देने के बाद फिर उसके मल को बाहर करें, और फिर उसके बाद में आपको विरेचन देने की जरूरत पड़ती है तब दे। लेकिन उन्होंने एक, अब हमारे पास बहुत ऐसे सिद्धांत है जो हमको अपनी टिप्स पर आनी चाहिए। हमको उस समय, क्योंकि हम वहां पर कोई छोटे मोटे चिकित्सक नहीं है, हम वहां पर इमरजेंसी के रूप में, और एक मतलब एक प्रकार से ईएमओ की पोस्ट तो बहुत होती है, आयुर्वेद में ईएमओ की पोस्ट नहीं है, लेकिन वहां मेडिकल जो इमरजेंसी होती है उसको हम डील कर रहे हैं। और मेडिकल इमरजेंसी जो डील कर लेता है उसका मतलब होता है कि शास्त्र में वर्णित जितने भी सिद्धांत है, चाहे वो एलोपैथी में है चाहे वो आयुर्वेद में है, उसकी टिप्स पर उसकी उंगली पर होते हैं। तो आप समझ लो कि जो मेडिकल जो हमारे डॉक्टर, अगर हम अच्छी तरह से अगर बनना चाहते हैं तो हमको इमरजेंसी कितनी, हाँ वो बात अलग है कि हाँ मेरे और आपके पास कितने जो है वो पेशेंट ऐसे आते हैं जो इमरजेंसी में नहीं आते, लेकिन ऐसे पेशेंट तो आते हैं जो बहुत ज्यादा दर्द अगर उनको हो रहा है और गरीब पेशेंट आएंगे, वहां आपके लिए एक मौका है। और वहां पर उसको पूरा भुनाओ, भले ही जेब से पैसा लग जाए, लेकिन पूरा भुनाओगे आपको कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। और जब कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, दूसरा ही अगर मरीज इसी तरह का कभी आ गया तो आप कॉन्फिडेंटली कहोगे काउंटर पे जाओ और ये बिल भर के आओ, उसके बाद में देखते हैं। जैसे ही आपने दर्द शांत किया, आपने बिल बना के रख दिया, और फिर उसकी मजबूरी है कि अब मरीज तो ही ठीक हो ही जाएगा और मैं इसको कर ही दूंगा, लेकिन अब मैं उससे कुछ, क्यों आप पीछे कुछ खो के आए, आप पीछे धन भी खो के आए,
और पीछे जो है अपना दिमाग भी पूरा लगाया, उसकी स्टडी की, उसका इलाज किया, तो फल तो आप ही को तो मिलना है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति की तरह अपने को व्यवसाय ना बना के, बल्कि आप उसका इतना फायदा मत उठाओ कि वो मतलब एक प्रकार से आपकी गलत तरीके से जो है वो प्रचार प्रसार करे। आपको इतना करना है कि मैं भी खुश, मेरा पेशेंट भी खुश, मेरे घर वाले भी खुश, मेरा स्टाफ भी खुश, सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी के लिए, तब आपकी जो लोकप्रियता उसमें बढ़ती चली जाएगी और वो एक पेशेंट आपके पास ठीक हो गया तो फिर आपको फिर रोकने वाला है नहीं कोई। आज संगीता जी जुड़ गई ना, संगीता जी आज सफर कर रही है, अभी गई है 3 घंटे जो है संगीता जी घर पे रही यहाँ पर, और बड़ी हौच पौच हो गई थी, उधर पेशेंट आना शुरू हो गए तो चलो सबको मैनेज किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही आपको करना है। हर डिजीज के अंदर इमरजेंसी है, बस हमको समझने की जरूरत है कि हम कहाँ से हैं। मैं आपको सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूँ, एक आपको बता रहा हूँ, और उसको बता रहा हूँ, अगर आप इतना ही कर लोगे तो फिर आपके दिमाग में फिर सब कुछ आ जाएगा। जो बीच बीच में छोटे छोटे सिद्धांत हैं उनको आपको पिकअप करना है, दिमाग के अंदर तुरंत फीड करना है। सब बताया था लेकिन यहाँ पर ये लागू हो गया। उस समय आपको ये देखना है कि कहीं विरेचन अधिक नहीं हो जाए, क्योंकि जब विरेचन के सिद्धांत पे चले जाएंगे तब आपको पता चलेगी कि अधिक विरेचन से क्या होती है। आगे बढ़ती है सर। अधिक विरेचन अगर हो जाएगा मरीज को वायु बढ़ती है। तो कौन सा रोग होने की संभावना ज्यादा होती है? वो उस समय नहीं होगा, बाद में ग्रहणी। ग्रहणी। ठीक, तो अतिसार और विरेचन अगर अधिक रूप में हो गया है तो उसको फिर ग्रहणी हो जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप ये ना देखें कि हमने जूरबस्ती भी दे दी, विरेचन भी दे दिया, मरीज ठीक हो गया, दूसरे दिन भी सोई लेटरिन उसको पतली हो रही है। आपको तुरंत उसको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के बाद जो अति मात्रा में द्रव अगर निकल रहा है तो पेशेंट अभी कुछ नहीं कहेगा, चला जाएगा, 2-4 महीने ठीक रहेगा, फिर उसके बाद संभावना होगी कि उसको ग्रहणी रोग हो जाए। इतना क्रियाकलाप आपने कर लिया, और इतना क्रियाकलाप करने के बाद तब आप जब अपने चैम्बर में गए और बैठे आराम से, पेशेंट अब ठीक है मेरा, अब मैं इसकी डायग्नोसिस तो पूरी बनी पड़ी है, अब मैं देखता हूं उसकी क्या है, कि क्रूर कोष्ठ है क्या है। आपको क्रूर कोष्ठ मध्यम कोष्ठ तो तभी पता चल गया जब आपने वो एरंड तेल और दूध दिया, और दूध देने के बाद अगर विरेचन हो गया तो आपने तय कर लिया कि ये मध्यम कोष्ठी है, नहीं हुआ तो क्रूर कोष्ठी है, और फिर क्रूर कोष्ठी होने के साथ ही उसको विरेचन नहीं हुआ, आपने बस्ती दे दी, और बस्ती देने के बाद उसको मल को बाहर कर दिया। फिर आपने फिर अगर लगा कि पोस्टी है, थोड़ा सा विरेचन भी दे देते हैं, फिर विरेचन द्रव दे दिया, फिर थोड़ा सा विरेचन करा दिया, और फिर उसके बाद में मात्रा बस्ती आपने दे दी कि अब इसको आप मात्रा थोड़ी सी स्तंभन करने के बाद मात्रा बस्ती इसको दे देते हैं, ताकि वायु इसके पोस्ट में अपना पूरा स्थान ना बना पाए। जैसे कि एसाइटिस में ये कंडीशन बनती है, जब वहां पर पानी निकाला जाता है तो वायु एकदम वहां क्या हो जाती है, भर जाती है। इसलिए वहां माना जाता है, और माना क्या जाता है, सही माना जाता है कि जो एसाइटिस की कंडीशन होती है उसमें एकदम आपको जो है पानी नहीं निकालना है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक बता दूं कि जहां पर अब मैं थोड़ा सा आपको वो कर रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट को एसाइटिस है, और एसाइटिस होने के बाद वहां पर आप मूत्रल ड्रग दे रहे हैं, तो मूत्रल ड्रग देने का वहां पर तात्पर्य क्या है कि हमारी किडनी ठीक है, और वो लोग देते हैं, मूत्रल ड्रग देते हैं, और वो ये सोच बिल्कुल उनकी जो अपनी फिजियोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, और हम लोग अपनी फिजियोलॉजी पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग भ्रमित करने वाले होते हैं, उसमें भ्रमित मत होइएगा। क्योंकि जो कंसेप्ट आयुर्वेद में है वो कंसेप्ट मैं बताने को आपको 100% अगर बताऊंगा तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मुझे जहां पर शक होगा कि ये गलत हो सकता है तो फिर मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा उस चीज के लिए। लेकिन अगर जो बताऊंगा तो वो शास्त्रोक्त बताऊंगा, और एक नहीं 1,00,000% वो मेरा दावा है। क्योंकि मैं बोलूंगा तभी जब मुझे खुद पता चलेगी कि इसमें ये चीज है और वास्तविक 100% सही है, और शास्त्र के अनुसार भी ठीक है, मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज के अनुसार भी ठीक है, शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार ही ये ठीक है, तभी मैं आपके सामने बोलूंगा। अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा, आपसे माफी चाह लूंगा, आपसे समय ले लूंगा, आपको बताऊंगा कि हाँ मैं 1 महीने के बाद बता सकता हूँ उसके लिए, तो बस मैं बताऊंगा। लेकिन ये नहीं कि मैं अपनी बाय बात करने के लिए आपको गलत तरीके से मैं जो स्टडी कराऊं, वो मेरा धर्म नहीं बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ आपको बोलूंगा वो आपको वहां पर क्लियर कट मिलेगा एकदम, कि हाँ बिल्कुल सही है, और आप मान के चलें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मान के चलें कि जब आप गुरु शिष्य का धर्म निभा रहे हो तो मुझ पर विश्वास करें कि कभी आपको कोई राह ऐसी गलत नहीं दिखाऊंगा, कभी कोई भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगा जिससे आपको ये दूसरे कहीं पर लगे
कि वहां ये बताया था तो वो गलत था, आज यहाँ बता रहे हैं तो ये ठीक है, और अब वो ठीक लग रहा है और हमारे गुरुजी ने वो गलत बताया था। इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई भी चीज बताऊंगा आपको तो वो आपको हर तरह से क्लिनिकल रूप से, शास्त्रोक्त रूप से, सब तरह से आपको फिट बैठेगी, उसमें किसी भी 1% का खोट भी नहीं। आपने तय कर लिया कि ये क्रूर कोष्ठी है, मध्य कोष्ठी है, श्रमशील है, बहुत ज्यादा काम करता है, दीप्त यानी कि जो हमारी अग्नि जल रही है, अग्नि अग्नि वाला है, उसे विरेचन दिया जाए तो वह विरेचन क्रिया किए बिना ही जीर्ण हो जाता है, हजम हो जाता है। इन व्यक्तियों को प्रथम निरुबस्ती देकर अनंतर विरेचन औषधियां देना चाहिए। ये क्रूर कोष्ठी के बारे में सब मतलब है। बहुत से पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब कि हाँ, बोले खाना तो हमारा पच जाता है लेकिन लेटरिन नहीं होती, और खाना और भूख भी खूब लगती है, और झूठी भूख नहीं लगती, वास्तविक लगती है। और पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनसे पूछते हैं लेटरिन कितने दिन में आई, बोले साहब 4 दिन में। कोई दिक्कत होती है तुमको? बोले ना, कोई परेशानी नहीं। भूख कैसी लगती है? बोले सब लगती है। हम वहीं समझ जाते हैं ये क्रूर कोष्ठी है, ये क्रूर कोष्ठी है। अब आपका दिमाग वहां पर घूमना चाहिए। हालांकि थोड़े से हमारे नए वैद्यों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं बड़ी सरल भाषा में समझा रहा हूँ। वो कंसेप्ट में बीच बीच में भी बोल दिया करूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी जो सबसे पहले से जुड़े हैं उनको सबको मालूम ही है, बस याद में दिला रहा हूँ। बाकी आपको तो जो है मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। और ये जो चीजें जितनी भी हैं वो मैं अपने शुक्रवार के जो हमारा लेक्चर होता है 5:30 में, वो आप ही को टारगेट बना के किया जा रहा है, ना कि किसी दूसरे को। कि आपको ये आना चाहिए, जो नए जुड़ रहे हैं उनको ये आना चाहिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बल्कि वो एक मेन सब्जेक्ट है, उसको आपको समझ आना चाहिए। और 5:30 बजे लेट भी हो जाता हूँ 10-15 मिनट, तो आप लगे रहिएगा कि वो किसी कारणवश अगर लेट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयार रहिएगा और वहां से जुड़िए। तो वहां पर जो क्रूर कोष्ठी है उसको हमने 3 चीज देखी। अतबात प्रधान है ही, रूक्ष भोजन करता है, क्रूर कोष्ठी भी है, श्रमशील भी है, और जिसकी अग्नि भी दीप्त है। तब आप माने कि वहां पर जो गुल्म उत्पन्न हुआ है वातज है और क्रूर कोष्ठी है। उस मरीज में फिर चरक ने कहा कि ना, ऐसे नहीं करना है, आप उसको निरुबस्ती देना है, फिर विरेचन देना है, फिर अनवासन देनी है। इस तरह से विरेचन परिवर्तक क्रिया शीघ्र रूप से करता है और परिवर्तन वायु का कर देगा। तब वहां पर मरीज को जो उसकी संप्राप्ति होगी वो वहां पर मतलब कहना चाहिए भंग हो जाएगी। बात प्रधान गुल्म के जो क्रियाक्रम है, जो उसकी प्रोसेसिंग है, कि आरंभ में जब हम ऊपर ये कह के चले आए हैं कि रूक्ष आहार अथवा जो श्रमशीलता का मतलब जो काम बहुत करता है, बहुत तेजी से काम करता है। कभी कभी आपने लोग देखे होंगे हर काम को बड़ी तेजी से करते हैं, मतलब जो जैसे वातज प्रकृति है या बात प्रधान के लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, काम भले ही गलत हो जाए लेकिन करेंगे वो अपनी स्पीड से। घर वाला कोई कितना मना कर रहा है, अरे भाई धीरे करो धीरे करो, तो उसमें अक्सर हो जाता है। जैसे आप कभी कभी काउंट करें कोई चीज या काउंटेशन उनसे करवाएं, तो वो मतलब मैंने अपने खुद को देखा। एक मेरे चाचा थे ना, वो उनका पैसा मांगता था एक लड़का जो पढ़ता था, तो वो पैसा देते थे ना, तो जो बहुत जल्दी काम करते थे, तो उनके हाथ में रहते थे नोट 3 और गिनती पहुंच जाती थी 5। बोले 1 2 3 अब हाथ में है 4 नोट और गिनती पहुंच गई 6 पे, 6 7 8 9 10 लो। अब वहां नोट आए 10 और पता लगी वो लड़का कह रहा है 10। बोले ये तो 8 ही है। अरे बोले कैसे 8 है? फिर दोबारा धीरे धीरे करके बोले हाँ यार 8 है। बोले क्या? फिर हम कहते थे क्या करते चाचा आप? बोले वो जल्दी में काम, हर चीज को बहुत जल्दी में। और ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक होता है, बड़ी जल्दी रोता है। किसी की लड़की की शादी है, लड़की उधर रो रही है बेचारी, वो खुद रोने को बैठ गए कोने में जाके, तो उन्हें पकड़ते थे हम कि इधर आओ, दूसरे की लड़की की विदा हो रही है यार, और आप जो है यहाँ पर रो रहे हो, तो वो रोना शुरू कर दिया करते। तो वो जो बहुत भावुक हुआ करते थे, वातज प्रकृति के थे, वो हमें अब याद आते हैं कि वो बहुत जल्दी काम किए करते थे। तो जो बात प्रधान गुल्म के क्रियाक्रम के आरंभ में जो रूक्ष आहार विहार का मतलब जो सूखा भूखा, बगैर स्नेह के, बगैर घी मिलाए, बगैर छौंका डाले खा रहे हैं अपने उल्टा सीधा, और बहुत ज्यादा श्रम कर रहे हैं, कारण का जो उसके हमने ऊपर बताए हैं। इसके अतिरिक्त पहले दर्शाए गए गुल्मी मात, जिसको गुल्म हुआ है, अतिशय दुर्विरेच हुआ हो। दुर्विरेच का मतलब जिसको कभी जो है विरेचन हुआ ही नहीं, सो इन वस्तिदान पूर्वक विरेचन कर्म का यहाँ निरूपण सिद्धांतता करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको जो वस्तिदान करनी है उसको ये देख लें कि एक क्रूर कोष्ठी है, तो क्रूर कोष्ठी के बारे में जो 4 चीजें दी गई हैं कि अग्नि भी प्रदीप्त होगी, कार्यशील भी होगा, वृक्षाहार द्रव का भी करेगा,
अत बात प्रधान जो है वो होगा, और हो सकता है अगर बात प्रधान पेशेंट अगर आपको दिख जाएगा तो फिर उसमें और ही ज्यादा फिर आपको इसमें अब मशक्कत करनी पड़ेगी। ये तय नहीं है कि आचार्यों ने ये कहा है कि आपको केवल एक निरूही देनी है, एक विरेचन देना है, एक बस्ती देनी है। वहां पर उन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है कि आप निरू दे के विरेचन दें, और अगर उससे ना हो तो फिर विरेचन दें। समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। समझ आ रहा है सर। ठीक है, तो वहां पर क्या है, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है उन्होंने, लेकिन ये जो दूसरा वाला है कि नहीं साहब हम कितनी देंगे, हम एक दें या दो दें, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप पहले से ही तय कर चुके हैं और वो चार चीजें देख चुके हैं, इसको लिख लें। पुरुष जो है रूप से है, अतिवात प्रधान है, क्रूर कोष्ठ हमने तय कर लिया। वो हमको तभी पता चल गया था कि जब हम मतलब कहना चाहिए एरंड तेल और उसको दे बैठे थे, 25 की जगह 30 दे दिया, फिर भी उसको विरेचन नहीं हुआ। अंत में 10 मूल की तीक्ष्ण बस्ती देनी पड़ी, तब उसको हुआ। हम कंफर्मेशन तभी हो गए थे कि ये क्रूर कोष्ठी है। श्रमशील है, फिर हम पूछ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा काम करते हो, भूख कैसी लग रही है। हम किसी को पेशेंट को दर्द जब हो रहा है तो क्या ये सवाल कर सकते हैं? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इमरजेंसी में आया, तो आप पूछने बैठेंगे उससे, बोले जी रात क्या खाया था, आपको दर्द कैसा होता है, कितने मिनट होता है, कितनी बार उठ गया, आप चलना, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? मतलब 15 मिनट अटेंडेंट के सामने लगा सकते हैं? नहीं सर, पहले इमरजेंसी ट्रीट करेंगे अपनी डायग्नोसिस बनाकर। तब वो सिद्धांत कहाँ गया कि जब तक आप आहार विहार नहीं देखेंगे, जब तक आप ये सब नहीं देखेंगे, इलाज कैसे प्रारंभ करें? तो आते एक चिकित्सक में आएगा ना सर? हाँ, वो आते चिकित्सा में आएगा, लेकिन हमको उस समय कितना सजग रहना है, क्योंकि हम वहां पर मेडिकल इमरजेंसी ट्रीट कर रहे हैं। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज का क्लिनिकल रूप, वहां पर क्या होता है, किसी चीज का क्लिनिकल रूप आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, आपका दिमाग घूमना चाहिए एक तरफ से, और सिद्धांत के अनुसार। ऐसा नहीं है कि पूरी चरक आपको पढ़नी है, लेकिन चरक और सुश्रुत के जो सिद्धांत हैं उनको लपेटना है, उनको याद रखना है, एक दूसरे की कड़ी बना के आपको पूरा करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप करने में इसको देर लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। जब आपने मुझे रखा है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कड़ी कहाँ से डाली जाती है और किस कड़ी से कैसे करके जोड़ा जाता है, फिर इमरजेंसी आपको डील करी जाती है। और वहां पर कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये वातज गुण का मरीज है तो हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। और वो कॉन्फिडेंस हमारी सहायताओं से, क्लिनिकल पिक्चर से, मेरे बताने से, सिखाने से, मेरी थोड़ी सी एक मार्गदर्शन करने से, वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज है। पुनः पुनः स्नेहपान, आप देखिए, आप पुनः पुनः स्नेहपान बस्ती एवं विरेचन के परिणाम स्वरूप अग्नि प्रदीप्त होने पर पुरीस, पुरीस का मतलब मल, वायु का विबंध ना हो, इस प्रयोजन से रूण को स्निग्ध और उष्ण एवं भृंगण अन्नपान, अब आप उसको खिलाएं। स्निग्ध भी हो, उष्ण भी हो और भृंगण द्रव्य हो, ये तय कि अब आप उसको इन सिद्धांतों के अनुसार आपको स्निग्ध देना है, उसके साथ वो गर्म भी होना चाहिए। और गर्म का मतलब ये नहीं कि बोले जी चावल में घी डाल दिया, वो स्निग्ध भी हो गया और स्निग्ध भी हो गया, और थोड़ा सा गरम गरम है तो वो उष्ण भी हो गया, और भृंगण है तो वो भृंगण भी करेगा, उल्टा कर दिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चावल का शीती गुण होता है, तो आपने वहां पर क्या करना है, वो द्रव्य यूज करना है जो स्निग्ध हो और उष्ण भी हो। ये दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए। अर्थात अगर महाभूतों की दृष्टि से देखें तो जल, पृथ्वी, जल और अग्नि सहित जो भी, या पृथ्वी और अग्नि सहित जो, पृथ्वी और अग्नि अगर हमने वहां पर कर दिए, या जल और अग्नि सहित जो भी, या मतलब वायु और अग्नि सहित जो भी हम दे रहे हैं उसको, तो हम पृथ्वी को तो अगर उसमें जल और डाल देंगे तो घी लगा देंगे तो वो स्निग्धता हो जाएगा। कुल मिलाकर उसके अंदर ऐसा महाभूत होना चाहिए जो अग्नि से युक्त हो, अर्थात उसका जो उष्ण गुण हो, वो जो उष्ण वीर्य हो, वो हमको द्रव्य उसको देना है, और साथ में ब्रह्मण भी करे। तो ब्रह्मी अगर हम मेद द्रव्य में लेंगे तो आप देख लो कि ब्रह्मी स्निग्ध भी होती है, उष्ण भी होती है, मेद भी होती है, और
भ्रंगण भी करती है। संहिताओं में अब मैंने बहुत लिखे हैं, ये इसको एक तरफ से ड्रग आप लिख सकते हो। संहिताओं में बात गुल्म के जो चिकित्सा जिन जिन योगों का आचार्यों ने उल्लेख किया है, अब उसको आप यहाँ पर एक घटक रूप में आप उसको लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, और उसकी आप जो है एक दवा निर्दिष्ट कर सकते हैं कि ये किसमें है, ये किसमें है। मैं आपको गिनती से एक तरफ से लिखवाता चला जा रहा हूं, और उनको जो है आप लिख लें, क्योंकि इनकी एक अपनी प्रॉपर्टी है। आप उसमें लिखेंगे स्निग्ध, उष्ण और भृंगण द्रव। लिखने के लिए तैयार हैं? जी सर। जी सर। लिखें। हिंगू, त्रिकटु, सोडा बाइकार्ब, अजवाइन। रिपीट करना। हाँ, मैं एक बार धीरे धीरे करके बोल रहा हूं। हिंगू, त्रिकटु, सोवर्चल मतलब कहना चाहिए, जो हमारा सोडा बाइकार्ब है वो, अजवाइन, जीरा, मैं आपको वो ड्रग बता रहा हूं जो ड्रग आपको आसानी से मिल जाएंगे, हैं तो बहुत। चित्रक मूल, बचा, सेंधव लवण, लिख लिया, अनार, एरंड मूल, नींबू, पिपली, लहसुन। हरिओम सर, लास्ट 3 दोबारा बोल दीजिए। सेंधव लवण, अनार, सेंधव लवण, अनार, एरंड मूल, नींबू, पिपली, लहसुन, हरितकी, चब्ब, कोई एक क्षार, चाहे आप यक्षार ले लें, चाहे आप मूली क्षार ले लें, जो क्षार अष्टक है उसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। सुंठी, पिपली मूल, कटुकी, बड़ी इलायची। ये बिल्कुल ऐसे मोती की तरह चुन के लिखे हैं मैंने। देवदारू, इसके एक एक का गुण बताऊंगा पंचमहाभूत चिकित्सा में। रासना, कोई भी अगर आपको लगता है कि धर्म के हिसाब से ही पी सकते हैं मूत्र, और किसी का भी ले सकते हैं, चाहे वो भैंस का हो चाहे वो गाय का हो। दंती, कटुकी के बाद क्या बताया था? कटुकी के बाद बड़ी इलायची जो काली वाली होती है वो। जी जी। देवदारू, विविध मूत्र, विविध मूत्र का मतलब कोई भी ले लें आप। दंती, रिपीट करें सर। दंती,
तुलसी, उसकर मूल, अजमोदा, तिल। मैं ऐसा कोई ड्रग नहीं बताऊंगा जो कि समुद्र मतलब कहना चाहिए 7 समुद्र पार से मंगवाया जाए, ना राधा होगी ना घंटी बाजेगी, ऐसा नहीं होगा। सर अजमोदा और अजवाइन अलग अलग है? हाँ, मुक्ता सुक्ति भस्म और शंख भस्म, इसमें आपके जितने भी मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, क्षार स्कंद, जितने भी आपके छेऊ जो है, वो जो स्कंद है उनमें से छांट के ये ड्रग लिखे हैं। और आखिर में जो हमारे जो ऐसे पार्थिव द्रव्य हैं उनमें 2 को चुना, मुक्ति सुक्ति भस्म और शंख भस्म। ये कौन से सर द्रव्य? ये स्निग्ध और उष्ण है ये समझ रहे थे, लेकिन जैसे त्रिकटु है, वचा है या क्षार है, मूत्र है, सर ये ब्रह्मण भी होंगे? ये इनको आपको जैसे कि हमने अब ये लिए, अब आप इसमें खुद देखो, जैसे कि हिंगू मैंने क्या लिया, त्रिकटु ले लिया, ठीक है। त्रिकटु के साथ में मैंने क्या कम किया, एरंडमूल ले लिया। एरंडमूल के नहीं साथ मतलब में इनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा तब फिर वो ब्रह्मण हाँ, होंगे। इसका कॉम्बिनेशन आपको बता दिए, आप अपने हिसाब से इसका कॉम्बिनेशन सेट करें। हाँ क्योंकि सर जैसे मूत्र है या क्षार है या हाँ, वचा है, वो तो सेट करने पड़ेंगे। इसको मैं सेट करके भी बता सकता था, लेकिन मैंने बताया नहीं, इतना टाइम नहीं मिल पाया आज मुझे। तो इसमें जो है वो आपको सेट करने पड़ेंगे। अगर किसी को वो है तो मैं इसको सेट करके फिर डाल दूंगा। सर ये स्निग्ध कौन कौन से द्रव्य है? स्निग्ध और हाँ, इसके ऊपर आपको लिखना है स्निग्ध, उष्ण और भृंगण। स्निग्ध और उष्ण तो आई थिंक सारे ही द्रव्य इसमें से स्निग्ध और उष्ण है। हाँ, मुझे ब्रह्मण का तो- अब आप इसकी जो एक वैसी वाली चिकित्सा है कि क्या 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 इसमें दे सकते हैं, क्या क्या इसमें नहीं दे सकते हैं, वो आप एक लाइन से लिख लो। ये आपके ऐसे ड्रग हो गए जिनको आप जो है स्निग्ध भोजन में डाल के भी उसको दे सकते हैं, कि हमने 4 ड्रग सेट किए, थोड़ी थोड़ी मात्रा ली और उससे अन्नपान को उसको करके और उसको दे डालो तो डालो ना। मैं आज इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम पूरा ही कर रहा हूँ ना इसको, तो मैं पूरा ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि बातें जुड़ने के बाद फिर मेरे पास पित्तज रह जाएगा और कब्ज रह जाएगा। शिवाचार पाचन चूर्ण, शिवाचार पाचन चूर्ण को 1 चम्मच मतलब 5 से 6 ग्राम लें और उसकी 3 से 4 पुड़ियां बनाएं। उसको प्रातः 1 पुड़िया, उसको दोपहर में 1 पुड़िया, और उसको मतलब सायंकाल में या रात्रि बेला में उसको सुषुम्ण जल से मतलब गर्म पानी से उसको खिलाएं। हरिओम सर थोड़ा बता दीजिए, आप ये शिवाक्षार के बारे में बता रहे हैं ना? हाँ, शिवाक्षार पाचन चूर्ण 5 से 6 ग्राम लें। ये किसमें? हाँ, 5 से 6 ग्राम लेके 3 पुड़ियां बना लें उसकी। मैम ये अब गुल्म की शमन चिकित्सा चालू हो गई है। हाँ, क्योंकि मैं तो काफी दिन बाद ज्वाइन कर रही हूँ ना, श्रुति इस पे पूछ रही हूँ। ठीक है जी हाँ। इसकी 3 पुड़िया बना ले और 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया दोपहर में, 1 पुड़िया रात्रि बेला में आप सुषुम्ण जल से उसको सेवन करें। जो अति क्रूर कोष्ठ हो उसके लिए आप इसका एक चूर्ण है वो आप उसको लिख सकते हैं, और उसके मैं आपको वही बता देता हूँ। बैजनाथ का आता भी है और दूसरी कंपनियों का भी आता है, दीनदयाल चूर्ण।
दीनदयाल चूर्ण को भी 5 से 6 ग्राम लें, 3 पुड़िया बनाएं, और इसको भी उस चूर्ण के 20 मिनट के बाद आप उसको दे दें। इतना सब कुछ करने के बाद पेशेंट कह रहा है मेरे को तो भूख लग रही है, अब मेरे को थोड़ा खाने को दे दो, उसके बाद में मैं दवाई खा लूंगा। मेरे को तो जब से आया तब से दवाई टूसम ठांस लगी पड़ी है, अब मेरे को भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं और मुझे दो। तब आप उसको जो है वही क्या कह देना, स्निग्ध, उष्ण और भृंगण जो अन्नपान भी है, और उसके साथ में क्या है, तब हम कैसे देंगे उसके लिए, और उसके साथ में दें क्या, तब हिंगवाष्टक चूर्ण को चावल अथवा फुल्का, फुल्का मैंने फुल्का लिखा है अपनी भाषा में, आप उसको समझ सकते हैं, रोटी के चूरे में मिलाकर उस पे घी डालकर उसको ठीक तरह से संयुक्त कर लें, सम्यक रूप से संयुक्त कर लें, और फिर प्रथम कवल में उसको सेवन करा। अब कैसे कराएं, कितना कराएं, तब हम हिंगवाष्टक चूर्ण को उसकी जो मात्रा है वो 2 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण लें, उसको फुलके पे बुरका दें, फिर उसके ऊपर से हम क्या करें, उसको घी लपेट दें, जैसे कि हम नमक डालते हैं या कभी रोटी पे डालते हैं कि पहले घी लगा दो, या पहले आपने घी लगा दिया, ऊपर से वो जो हिंगवाष्टक चूर्ण है उसके फुलके पे, और वो जो है उसको छिड़क दिया, और छिड़कने के बाद फिर क्या काम किया, या एक गिलास ले लिया और पहले ही गिलास में उसको हिंगवाष्टक चूर्ण रखा, फिर घी रखा और पहले ही गिलास में उसको खिला दिया, और फिर उसके बाद में जो भोजन है उसके सामने वो कर दिया। और उसमें अगर पूरी रोटी में आप मिलाना चाह रहे हैं तो आप पूरी रोटी में मिला दें, लेकिन उसमें बस शर्त यही है कि 2 या 3 ग्राम से ज्यादा हिंगवाष्टक चूर्ण नहीं जाना चाहिए। भोजन कर लिया, थोड़ा बहुत पेशेंट ने खा लिया, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जो चीज आपको किताब से हटके नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और उसमें आचार मतलब कहना चाहिए संहिताओं में सब कुछ वर्णन है, बस समझने की जरूरत है। भोजन कर लिया पेशेंट ने, क्योंकि आपको बीएसटी के साथ साथ उसकी पूरी प्रक्रिया भी आपको लिखनी होती है, आप 24 घंटे अस्पताल में नहीं रहेंगे, आप तो सिर्फ केवल उस पर लिखाएंगे कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, रसोईया को ये देना है, ये देना है, उसके बाद फिर कंपाउंडर को आप समझाएंगे कि इसको इसके साथ में ये देना है, खाना खा लिया उसके बाद में ये देना है इसको। बृहद संकवटी या अग्नितुंडी वटी भोजन के पश्चात 1-1 घंटे के पीछे 1-1 गोली गर्म पानी से दें। सर ये मेडिसिन रिपीट कर देना एक बार, अग्नितुंडी वटी से पहले क्या बोला था? या तो बृहद संकवटी दें या फिर अग्नितुंडी वटी। तो लेने को कैसे बोल रहे थे, 1-1 घंटे पश्चात? हाँ, 1-1 घंटे, 1-1 घंटे के पीछे या 2.5 घंटे, सॉरी भोजन के 2.5 घंटे के पीछे, 2.5 घंटा उसको जब हो जाए तब जो है उसको 1-1 या 2-2 गोलियां आप जो है उसको गर्म पानी से देना शुरू करें। वैद्य जी क्या करते हैं, वो मेरी अपनी क्लिनिकल है, मैंने देखा है, उसको मैंने लिखा है। परंपरागत जो वैद्य होते हैं वो थाली परोसी जाने पर थाली परोस गई और खाने के पूर्व 1 गोली अग्नितुंडी वटी लेने की सूचना देते हैं कि भाई आप जो है थाली सामने आ गई तो 1 गोली अग्नितुंडी वटी की पहले खा लो। लेकिन हमने क्या काम किया, हमने शास्त्रोक्त अनुसार, जो परंपरागत वैद्य होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और उनका सिद्धांत कभी फेल नहीं हो सकता है, लेकिन आचार्यों का सिद्धांत भी कभी फेल नहीं हो सकता है, दोनों ही एक ही चीजें हैं। हमने उनको हिंगवाष्टक चूर्ण दे दिया, आपने उसको अग्नितुंडी वटी। सर ये 2.5 घंटे बाद कितनी देनी है, 1-1 घंटे के 1-1 अंतराल गोली, में? हाँ 2.5 घंटे बाद 1-1 या 2-2 गोली जो है वो आप उसे गर्म पानी से दे दें।
सर यहाँ पे अग्नितुंडी वटी मतलब जैसे उसने खाना खाया सुबह और 1-1 घंटे बाद देनी है, तो जैसे मान लीजिए सुबह को 10 बजे 11-12 बजे खाना खा लिया, तो फिर उसके मतलब 2 बजे से शुरू की हमने देना मेडिसिन या 1:30-2 बजे से, फिर 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे एक टैबलेट अग्नितुंडी वटी की देते रहे। तो मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं सर? कितनी सेफ उसमें जाएंगी? मैं थोड़ा सा इसमें नहीं मैम, मेरे ख्याल सर मैं- बता रहे हैं कि जैसे जब खाना दिया तो उसके 2 घंटे के बाद 1 या 2 गोली देनी है। हाँ इसी तरह दोपहर के खाने के बाद 2 घंटे के बाद पेशेंट का वो कोष्ठ देखते हुए, अग्निबल देखते हुए 1 या 2 गोली। सर ठीक है ना ये? बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये कर देता हूँ कि जब पेशेंट हमारे सामने ऐसी स्थिति में है और हमारा पेशेंट स्टेबल, तो आपको जो खाने के नियम है कि जब भूख लगे तभी खाओ, एक तरफ किनारे रखो, क्योंकि मरीज को अब भूख लगी है, अब 4 बज रहे हैं तो भूख लग रही है, तब भी हमको देना है। और शाम को वो कह रहा है कि मुझे 3 बजे है तो खाने का टाइम नहीं है, लेकिन पेशेंट कह रहा है मुझे भूख लग रही है, तब हमें देना है, क्योंकि वहां पर हमको चिकित्सा करनी है। वहां पर अग्नि इस समय प्रदीप्त हुई है, तो उसी समय उसको भोजन देना है। अगर वो प्रदीप्त हो गई और आपने नहीं दिया तो वो बुझ जाएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब तक पेशेंट पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक आप जो सामान्य खाने के नियम है उस पर अलाउ नहीं कर सकते, और ना ही उसको बता सकते हैं, और ना ही उससे करवा सकते हैं, क्योंकि रोग तो उसी से ही हुआ था जो वो रोज खा रहा था। हरिओम सर, इसमें कोष देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अग्नितुंडी वटी से फिर मतलब काफी मोशंस वगैरह भी हो जाते वो हैं तो तो। हम पोस्ट जो है पहले ही देख के चले आए थे, ये सब जी सबका जी वर्णन पहले ही कर दिया है। पोस्ट कैसा होगा तब क्या देना है, पोस्ट ऐसा होगा तब क्या देना है। आप थोड़ा सा जी। रेस्ट कर रही हो, ठीक है, इसलिए हम वो तो पूरा ही वर्णन पहले ही करके चले आए और एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली बता के आए। अब यहीं से पीछे चलती जाऊंगी इसी लेक्चर से। मतलब सर ये हम जैसे ये समझें कि अभी हमने चूर्ण जो लिए हैं ये प्रथम कवल ग्रास में या तो फिर बिफोर मील लेने की बात है, और जो शंखवटी और अग्नितुंडी वटी है ये आफ्टर मील 2BD या 2TDS ऐसे मतलब 2-2 या 1-1 टैबलेट ले सकते हैं, बस इतना ही ना? हाँ, उसमें है क्या ना, जैसे कि कोई पेशेंट कहता है साहब मेरे को ना हिंगवाष्टक चूर्ण खाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ये रोटी पे लगाना तो मुझे अजीब सा टेस्ट हो गया, तब आपके पास ऑप्शन है, तब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको खाने से पहले जो है वो एक गोली खिलाएं, उसके बाद में फिर खाने के 1.5 घंटे के 2.5 घंटे के बाद एक एक गोली और दे दें। अगर वो कह रहा है कि मैं हिंगवाष्टक चूर्ण खा सकता हूँ, तो भाई पहले खाओ, रोटी पे बुरका के उस पर घी डालो और खा लो, उसके बाद में फिर जो है 2.5 घंटे के बाद एक एक गोली आप खा लो, और फिर उसके बाद जब भूख लगे तब आप थोड़ा थोड़ा, मतलब वहां पर क्या क्या है, जो भोजन है वो हमारा स्निग्ध और उष्ण और भ्रंगण होना चाहिए। तब वहां पर ये कहा गया है कि आपको भोजन का नाप तय नहीं करना है, बल्कि उसके अग्नि बल के अनुसार उसको भोजन देना है, और वो भोजन देना है जो आपको ये ड्रग बताए गए हैं, इनसे संस्कारित करें आप, इनका योग भी बना सकते हैं, इनको संस्कारित करके वो भोजन भी दे सकते हैं, ऊपर से ये भी दे सकते हैं, ताकि हमको किसी भी तरह से पेशेंट के सामने या पेशेंट को अहित ना हो पाए कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं। इसमें करने में कुछ होता ही नहीं है। आप जब BST भरोगे और भरने के बाद जो है लिखते चले जाओगे कि आपको इसमें ये डालना है, खाने के साथ में संस्कार ये करना है, उसके बाद इसको खाना खिलाना है, और खाना खिलाने से पहले इसको जो है रोटी पे ये डालना है, रोटी पे डालने के बाद फिर आपको खाना खिला दिया, पेशेंट 2.5 घंटा हो गया, एक एक गोली आप अग्नितुंडी वटी देते रहें, 1.5 घंटे एक बार दे दें एक एक गोली। या उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे जो है बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, या उसे लग रहा है कि मेरे को जो है खाना खाने के बाद पेट भारी हो गया, तब आप उससे कहते हैं 2-2 गोली दे दें। ये आपको करना पड़ेगा अपनी BST के अंदर पेशेंट की पूरी स्थिति को, क्योंकि आप वहां पर एक इमरजेंसी की तरह कार्य करना है, और इमरजेंसी मरीज है, जब तक पेशेंट स्टेबल पूरी तरह से नहीं हो जाए, 2 दिन ना गुजर जाएंगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। ये सभी जो कल्प हैं, इनका आगे जो विवरण गुल्म चिकित्सा के बाद जब अग्निमान चिकित्सा पे हम जाएंगे तो उसका विस्तृत वर्णन करेंगे, और उसमें एक चूर्ण लिखा है वैश्वानर चूर्ण। ये अग्निमंद रोगों में, गुल्म में, अग्निमंद रोगों में और गुल्म रोग में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। आपने सुना होगा ना, किसका आता है वैश्वानर चूर्ण? AVM का आता है सर, वैद्यशाला का भी आता है। आता है, तो ये आप अलग से ड्रग लिख लें कि ये जो ड्रग है, अगर अग्निमांद की आप पोजीशन देखें या पेशेंट को आपको लग रहा है कि इसको पहले से ही अग्निमांद था और ठीक होने के बाद भी इसको अग्निमांद रहेगा,
भले ये डिस्चार्ज होकर चले जाए, तब हम उसको जो है उसके अलग से, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उस चीज स्थिति में फिर हम उसको, जब उसको ट्रीटमेंट लिख के देंगे, तब हम सबसे पहले लिखेंगे वैश्वनार चूर्ण, जो अग्निमांद में और गुल्म रोगी में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और इसका पाठ आपको पता ही, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बता दूं? हाँ, वैसे रत्नावली में है। और बड़ा बड़ा जो मैंने जितने भी ड्रग लिखाए हैं ना, उन्हीं का है। जो ऊपर लिखे हैं ना आपने सब ड्रग, देखो, सेंधव, यावनी, अजवाइन, अजमोदा, सुंठी, हरितकी, बस। अब इसमें अंतर क्या है? सेंधव 2 भाग, अजवाइन 2 भाग, अजमोदा 3 भाग, सुंठी 5 भाग और हरितकी 12 भाग, बस इतना है। और ये जो वैश्वानर चूर्ण है, ये आम बात में भी बहुत ज्यादा उपयोगी रोगाधिकार आमवात ही है सर। है। रोगाधिकार आमवात ही है। हाँ, एक चीज आप इसको कलम खींच के नीचे मोटी लाइन में लिख सकते हो, जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ये जो वैश्वानर चूर्ण होता है, ये अग्निमांद प्रकरण में दिया गया है, और ये चूर्ण सभी चूर्णों से लघु होता है। भोजन की व्यवस्था, पेशेंट जा रहा है और पेशेंट जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया आपने, और डिस्चार्ज सर करने आपने के ये बाद लाइन क्यों बोली कि ये लघु है। होता है? इसका मतलब कि आपने ये लाइन क्यों बोली सभी चूर्णों से लघु होता है? हाँ, मतलब कि लघु होता है इन द सेंस उसको ज्यादा मात्रा में देना है कि जल्दी पच जाता है इसलिए? हाँ, उसका देखिए, हरित की 12 भाग लिए इन्होंने, शुंठी 5 भाग ली है, अजमोदा 3 भाग लिया है, अजवाइन 2 भाग ली है, और सेंधव नमक 2 भाग लिया है। एक डाला उष्णता को पैदा करने के लिए, 2 डाल दिए यावनी, अजमोदा, ये बात कफ हर के लिए, शुंठी मतलब कहना चाहिए जो एक ग्राही के रूप में डाल दी, और हरित की एक विरेचन के रूप में डाल दी। पेशेंट आपका डिस्चार्ज हो रहा है, आपने डिस्चार्ज तैयार कर दिया, इतनी सब चीजें हैं वो आपने लिख के दे दी, आपको किस तरह से खाना है, और खाने में फिर आपने लिखा कि आपको ये खाना है, क्योंकि सबसे बाद में भी और सबसे पहले भी पथ्यापत्र जरूर लिखते हैं पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बाद कि आपको ये नहीं खाना। बातजगुल में पथ्यापत्र के विषय में आचार्यों ने बड़े वक्तव्य की अपेक्षा की है, और वो अपेक्षा ये है कि भोजन अल्प अल्प द्रव होना चाहिए, अल्प अल्प थोड़ा होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, और स्निग्ध होना चाहिए। ये आप लाइन लिखो, क्योंकि ये चीज आपके लिए अपनी एक चिकित्सा को फलीभूत करने के लिए, पेशेंट की दोबारा शिकायत नहीं आए, और जब वो 10 दिन के बाद आपको दिखाना आए तो मतलब कहना चाहिए, फिर आप उस पर डिसीजन लें कि पोस्ट कैसा है, क्या कैसा है, फिर आप कुछ दे सकते हैं। नहीं आपको लग रहा है कि ये लाइन फिर से बोलिए। आपको अल्प अल्प भोजन देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, द्रव रूप में देना है। द्रव रूप का मतलब जैसे पतली बहुत ज्यादा खिचड़ी दे दी उसको, या फिर दलिया दे दिया थोड़ा, ठीक है, या साबूदाना वगैरह बना के उसको दिया, या फिर मतलब कहना चाहिए जो बिरेपी टाइप की है वो बना के दी। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि वो उष्ण और स्निग्ध होने चाहिए। अगर आपके पास उष्ण और स्निग्ध आपको नहीं दिख रहा है, तो जो द्रव ऊपर बताए हैं आपको 15-18, उनमें से उसको संस्कार करके दीजिए कि आप इसमें डालेंगे, मैं आपको एक चूर्ण दे रहा हूं अलग से, और उस चूर्ण को आप उसमें डालें, फिर उसको खा लें। ऐसा आप 7-8 दिन करें, 1 हफ्ते करें, फिर मेरे को दिखा दें। एंड दैट्स ऑल। बातज गुल्म की अत्याधिक चिकित्सा एंड सबन चिकित्सा इंडोर, एंड आपके पास मरीज आया इंडोर का, आपने ट्रीट किया, और ट्रीट करने के बाद फिर आप अपना जो भी है वो अपने अच्छी तरह से चलाएं। इसी के साथ मैं आज ये बातज गुल्म का पूरा हो गया। कल पित्तज गुल्म का क्रियाकाल, क्रियाक्रम एंड इमरजेंसी चिकित्सा पित्तज गुल्म की वो आपको शुरू करूंगा। थैंक यू। अगर किसी को कोई केस वैसा तो रख लें। सरोज जी कैसे हैं?
सरोज जी सिग्नल आ रहा है? बारिश बारिश तो नहीं हो रही पहाड़ पे? गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मेरा एक फीडबैक है सर। जी बताइए। रखो सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर प्रणाम। सर एक पेशेंट था सर मेरे पास PCOS का। जी 29 ईयर ओल्ड फीमेल। उसको मिक्स एबॉर्शन हुआ था लास्ट ईयर 15 अगस्त को। अच्छा तब से उसके पीरियड जो हैं ऑटोमेटिकली अपने आप 3-4 महीने तक नहीं आए। अच्छा उन्होंने दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक HOD थे डॉक्टर, उनको दिखाया। उन्होंने बताया कि PCOS आ रहा है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के देखा तो वो कहने लगे कि आप वेट करो 2-3 महीने, कई बार आ भी जाता है, या फिर आप ये एलोपैथिक मेडिसिन जो हार्मोनल आती हैं उन्होंने वो कहा कि उसको भी ले सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट अभी टीचर है किसी प्राइवेट स्कूल में। वो मेरे टच में आई और मैंने उनको थोड़ा सा आश्वस्त किया और आपके बताए हुए ट्रीटमेंट पे मैंने उसको डाला जी। और अभी उसको 3 महीने हो गए हैं मेडिसिन लेते हुए। जब उसका पहला महीना हुआ था पूरा, तभी उसको पीरियड्स आए थे 3-4 महीने के बाद, लेकिन वो उस तरह से जैसे रूटीन में आते थे उस तरह से नहीं थे। जी उस मेडिसिन को फिर मैंने कंटिन्यू रखा तो दूसरे महीने पहले से बेहतर आए। अभी 8-10 दिन पहले उसके पीरियड शुरू हुए तो वो जैसे फिनिश हुई तो उसने मेरे से कल मिली वो आके और जी उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं जैसे मेरे को पहले हुआ करता था उस तरह का बहुत बेहतर रेस्पॉन्स रहा है। बस जी ये था कि फर्स्ट डे थोड़ा सा ब्राउनिश था, उसके बाद ब्लड रेड था और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझे कितने दिन ये मेडिसिन शुरू करनी होगी, रखनी होगी जारी, और वैसे कुछ आवाज दो पेन रहता है, पिन पॉइंट पेन रहता है 1-2 दिन। जी वो पहले भी था लेकिन अब की बार भी था, उतना नहीं जितना पहले था। बस आते हैं 5 बीज और पुष्प धनवरस, शतावरी और आरोग्यवर्धनी, ये मैंने उसको शुरू किया हुआ था। अच्छा आता है उसमें लौद्र और ये अश्वगंधा वगैरह शिलाजीत वगैरह होता है, कई कंपनियों का आता है। उसमें एक अमोघ कंपनी मेरे टच में था, उसको देख के शुरू किया तो 2-2 चम्मच वो सुबह शाम ले रहे थे और तीसरे महीने में वो ऑलमोस्ट अभी वो कह रहे थे कि 1-2 दिन के बाद मैं अल्ट्रासाउंड करा के उसका जो स्टेटस होगा वो मैं आपको दिखा दूं। ठीक। तो सर ये जो पेन है इसके लिए कुछ करना होगा या ऐसी कुछ वो नहीं है? अच्छा वो जो पिन पॉइंट पेन रहता है 2-3 दिन, पिन पॉइंट पेन रहता है तो उनसे ये कहना कि जिस साइड में आपको पेन हो रहा है ना वहां पर जी। थोड़ा सा एरंड तेल लगा लो, लिखा है सोनाली ने, एरंड तेल लगा के ना हल्की सी मालिश कर लेना। अच्छा जी, अच्छा जी। और वैसे हॉट वाटर की कोई फॉर्मेंटेशन दे सकते हैं, सिकाई वगैरह करा सकते हैं लोअर कोई ना एब्डोमेन ना की? ना 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 कोई नहीं नहीं। कोई नहीं ना, केवल एरंड तेल खुद ही उष्ण होता है। ओके जी, अच्छा जी। अच्छा, और कितने दिन और कंटिन्यू करना है इस मेडिसिन को? अब वो एक बार यूएसजी करा लें फिर देखो पिक्चर क्या है, फिर देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर गुरप्रीत जी का ले लो केस। हाँ हाँ गुरप्रीत जी, हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या दवाई मैंने लिखी थी वो मंगाई? हाँ जी सर, खा लिया मैंने। खा लिया, अब कैसा लग रहा है? हेलो एक डोज लिए ना? हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी, आपको आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। अब कैसा लग रहा है? सर आगे से बेटर हूँ। ठीक, रात को 12 बजे बासा रेस्ट के साथ में फिर वो खा लेना, ठीक है?
जी सर। सर और ये जी सर डॉक्टर ने चेक किए सर, वो कह रहे हैं चेस्ट तो बिल्कुल क्लियर है सर, फिर सर ये डिस्निया क्यों हो रहा है मेरे को इतना? कोई बात नहीं है, वो आप हम अपने हिसाब से काम करेंगे, चिंता ना करो। आप 1 महीने दवाई खाना, फिर दोबारा से करा लेना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना परेशान को, उस समय परेशान होती थी बहुत ज्यादा। जी सर यही दवाई कंटिन्यू करनी है? हाँ, रात को 12 बजे खुराक खा के तब लेटना, ठीक है? जी सर। घर में एसी है तो उसको बंद कर देना, और अपना परहेज बिल्कुल एकदम टाइट रखना। जी सर। हम्म। सर परहेज तो कर ही रही हूँ सर, मैं कुछ नहीं खा रही है सर। हाँ, तो और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लो। जी सर दशमूलक फिर करना है कंटिन्यू, जो आपने सर अभी सिर्फ इतना बताया करना है, ब्लीडिंग का? अभी सिर्फ इतना ही करना है, 2 दिन के बाद देखेंगे। जी सर। हाँ। सर कुछ खा के लेनी है दवाई जो आपने बताई है? हाँ, थोड़ा 12 खाना खाओ, बजे। रात के 12 बजे के बाद थोड़ी ना खाना खाओगे। खाना खाना आधे घंटे के बाद खाना खा लेना, उसके बाद फिर आधे घंटे जगते रहना, ठीक है? और फिर उसके बाद दवाई खाना और सो जाना। जी सर। थैंक यू सर। जी, अजय जी, अजय सर, अजय सिंह गुर्जर जी, सर बताइए कैसा, आप कुछ बोलेंगे? जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसा लग रहा है हमारा? बढ़िया चल रहा है सर, अभी तो अच्छा लग रहा है। अभी बोलने के लिए तो कुछ नहीं है सर, अब कुछ जरूरत जब लगेगी तो पूछूंगा। हाँ, बिल्कुल बोलिएगा, क्योंकि यहाँ तो सब मतलब कहना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि हम्म, किसी को जो है अपना तो अपने तो फाउंडेशन के सभी मेंबरों का सिद्धांत है, बिंदास होके बोलो, अपनी बात रखो। किसी को या मुझको नहीं आती है तो टाइम दे दिया जाता है, सब मिलके मेहनत करते हैं और आंसर आज नहीं तो मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत सर नहीं। जी, सर हेलो, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे हो? आई नो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम टॉकिंग विथ यू। मुझे अपनी बारे में ही कुछ पूछना है। आई स्टार्ट 2 month दैट मेडिसिन। एक मिनट सोनाली जी, डॉक्टर साहब जो भी जी कह रही सर। हैं उसकी, हाँ, डॉक्टर साहब जो भी कह रही हैं उसकी ट्रांसलेट करके हिंदी में बढ़िया करके बताना। हाँ, बताओ डॉक्टर साहब। मैं हिंदी में बोलूँ? ओके सॉरी। नहीं, मुझे वो आप जो मैं दवाई चालू की थी सब आरोग्य वर्धिनी, कथकली, रारीवरी, ये सब मैंने पूरी कर दी। वैसे 2 month की पूरी कर दी। फिर मैंने गुजरात में से अपनी मंगाई थी सेम ही, बट वो भी अभी चल रही है। बट बीच में कोरोना हो गया तो तब से मैंने वो बंद कर दिया, नहीं लेती हूँ अभी। और फिर वो कोरोना के बाद में बहुत वीकनेस आ रही है, और एक्चुअली लास्ट 6 month से मुझे लगता है कि मुझे ग्रहणी हो गई है कि क्या। कभी टॉयलेट जाना 5-6 बार होता है दिन में, कभी नहीं होता बट कभी कभी होता है। तो just like if I go to the lunch, before lunch I have to go, as soon as I finish my lunch, after that right away I have to go. Actually whenever I'm मैं सॉरी इंग्लिश हो जाता है। जब मैं अपनी जॉब पे होती हूँ तब जब लंच के पहले और लंच के बाद में कभी द्रव मल होता है और कभी हार्ड होता है। तो ये सब होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ ग्रहणी और ऐसा कुछ है। एंड दूसरा, मैं कोरोना के बाद बहुत वीकनेस आ रहा है, एंड मेरी आई के साइड में कुछ लिटिल पीड़िका भी होने लगी है, एंड हेडेक होने लगा है। एंड मेरी शुगर तो एक्चुअली कोरोना के बाद ज्यादा बढ़ने लगी है। मैं कोरोना में जो मेडिसिन यहाँ दी थी ना, वो आती है, मैं नाम तो भूल गई हूँ, जो स्पेशल कोरोना की है। तो वो मुझे लगता है उससे साइड इफेक्ट हुआ होगा और क्या होगा, बट शुगर ज्यादा बढ़ती है, लाइक 200, 190, 185 समथिंग लाइक दैट। तो इतनी आती है, बट फिर डॉक्टर ने डोज ही बढ़ा दिया है। जस्ट लाइक मैं एक मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम की लेती हूँ, एंड ग्लिपिसाइड 10 मिलीग्राम की एक ही लेती थी, बट इसके बदले अभी 2 ग्लिपिसाइड की 2 टाइम एंड मेटफॉर्मिन। तो अभी लास्ट 2 डेज से थोड़ी सी शुगर कम आई है, जस्ट लाइक टुडे 140 आई, और टुमारो यस्टरडे 145 आई थी, लाइक दैट। सो लिटिल बिट घटी। और मुझे
नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, तो तब सब कुछ ब्लड वर्क हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि फिर भी ज्यादा आएगी तो डॉक्टर इंसुलिन पे मुझे रख देंगे, ऐसा लगता है। तो मैं उसके लिए फिर क्या करूँ? आई मीन आई एम ट्राइंग। मैं प्राणायाम तो करती हूँ, थोड़ा वॉक बहुत नहीं होता है, बट वीकेंड में और शाम को थोड़ा थोड़ा करती हूँ। और आई नो कि मुझे स्ट्रेस भी बहुत है कब से, लाइक सब जॉब रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड। तो और मेरा माइंड ही कुछ ऐसा हो गया है लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट 1 मंथ से कि कंटिन्यू मेरा मन सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ विचार ही आते रहते हैं। वही मेन प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आई नो मेडिटेशन भी करती हूँ, बट कुछ फायदा नहीं होता। मैं अश्वगंधा लेती हूँ, गुडुचि लेती हूँ, ब्राह्मी भी लेती हूँ, ये सब कंटिन्यू लेती हूँ, आरोग्यवर्धिनी भी अभी लेती हूँ। और एरेंटेल ऐसे नहीं अच्छा लगता, तो मैं अपनी रोटी और वगैरह में डाल के एरेंटेल लेती हूँ। तो ये सब है, तो मैं क्या करूँ? मैं इंसुलिन चालू करने से भी डरती हूँ, लाइक दैट। ठीक है, बताते हैं। सोनाली जी जरा बताओ जरा स्पष्ट करके। सर मैम ने बोला है कि कोरोना के बाद उनको वीकनेस आ गई है, और उन्होंने आरोग्यवर्धिनी और कथक खदीरादि कषायम और वसंत कुसुमाकर जो आपने बताया था, तो वो सब उन्होंने 2 महीने लिया है। लेकिन अभी कोरोना के बाद उन्हें वीकनेस है, और आँख के पास ऐसे फुंसियाँ भी आ रही है, और ग्रहणी लाइक सिम्टम, ग्रहणी जैसे सिम्टम है। कभी इनको पतली मोशन होती है 5-6 बार, या फिर कभी द्रवमल हो जाता है, और कभी हार्ड हो जाता है। जैसे लंच के पहले एक बार जाना पड़ता है, और फिर लंच के बाद। फिर अभी इनकी शुगर है 295 और 219 ऐसा है, और मेटफॉर्मिन ले रही है, ग्लिपिसाइड भी ले रही है। आज इनकी शुगर है 104, लेकिन कल की ये फास्टिंग की शुगर है, कल का 145 वेडनेसडे उनका सब रिपोर्ट्स वगैरह होने वाली है। और इनको स्ट्रेस है, जॉब से रिलेटेड है, और फैमिली वाला भी है थोड़ा सा, और इनके मन हमेशा सोचते ही रहता है कुछ ना कुछ। मेडिटेशन भी करती है मैम, वॉकिंग भी करती है, और में प्राणायाम भी करती है, लेकिन फिर भी उनके मन में विचार बहुत आते हैं। और गुरुजी ब्रह्मी यह सब ले रही है। हाँ हाँ, और आरोग्यवर्धिनी भी चल रही है, और एरंड तेल रोटी में वो खा रही है रात को। हाँ जी। सोनाली, आई थिंक यू सेड सॉरी, मेरी शुगर 200 से ज्यादा नहीं बढ़ी है, अंडर 200 ही है, लाइक आई थिंक मिस्टेकली यू सेड। अच्छा, तो अब वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि दवाई कैसे पहुंची जाए। दवाई मिल जाती है वहाँ? कुछ कुछ मिल जाती है, आप कहो तो फिर देखिए। कुछ नहीं मिलती है तो मैं वैसे गुजरात से और फ्रेंड आने वाले तो उसके साथ मालूम। तो आप क्या ले रहे हो? आरोग्यवर्धिनी ले रही एक। आपको शिकायत थी ना कि आप अपनी बात नहीं कह पा रहे मंच पे। आज आपने कहा पूरा, आपको सबने सुना? या मैंने पूरा कहा, शांति से कहा। थैंक यू जी। तो आप आरोग्यवर्धिनी ले आप आरोग्यवर्धिनी ले रही थी अभी? यस, ले रही हूँ ना, 2 टाइम्स ले रही हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टैबलेट। अच्छा, दूसरी अभी मैं काफी, तब तो कोरोना पहले
जब ले रही थी बहुत ले रही थी, बट ओके, एक मेटफॉर्मिन, ग्लिपिसाइड, लिसिनोप्रिल ब्लड आयुर्वेद में प्रेशर के लिए एक आयुर्वेद में एक तो आरोग्यवर्धनी ले रही थी, दूसरी ओके अभी अश्वगंधा ले रही हूँ, गुडुचि ले रही हूँ, ब्राह्मी ले रही हूँ, एंड अब जो पहले वाली थी अभी शुरू करूंगी वो आरगवदादी क्वाथ, इंसुबिन भी है, इंसुबिन भी ले रही हूँ, कतक खदीरादी क्वाथ, और अभी थोड़ा सा शोल्डर पेन वगैरह हुआ था तो सल्लक की ले ली 2 दिन के लिए, बट अभी अच्छा हो गया है। तो आपने जो लिस्ट दिया था ना वही सब कुछ, विटामिन डी, B12, कैल्शियम वगैरह ये सब कुछ ठीक है। ले रही। सोनाली आप जो है लिख लो या मैडम खुद ही लिख लेंगी? अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बताओ। अगर बस केवल एक ही चीज है कि बार बार मोशन हो रहा है। कोई अगर बोलना चाहे तो सरोज जी आप बता दो कुछ। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो मेरी आवाज कटेगी। अभी नहीं कट रही, अभी नहीं कट रही, जब तक नहीं कट रही तब तक बोलो। अच्छा, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि डायबिटीज का केस जो होता है इसमें अग्नि मान्यता, आवाज जा रही है। अप्रोच रहता है वो को पचाना, एक तरीके को बनाना। आवाज बहुत कट रही है, ये दिक्कत है। चलो आप अपना नेटवर्क ठीक करो, मौसम जब ठीक हो जाए तभी नेटवर्क ठीक होगा। जी अजय सिंह जी आप बोलिए सर। सर इनका निदान क्या बना था सर, और चिकित्सा क्या चल रही है? यूएसए से हैं मैडम। हाँ। हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट हैं। अब वहां पर जो उनका आहार विहार है वो जितना कर सकती हैं वो करती हैं। तो कभी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, हस्बैंड भी उनकी उसी श्रेणी में ही है। अभी जो है वो आरोग्यवर्धनी, आरग महातिक्तम कषायम, इंसुलिन, अभी केवल आरोग्यवर्धनी ले रही थी, बाकी और ड्रग इन्होंने बंद कर दिए हैं। कोरोना से पहले ये ड्रग दिए थे तो उस समय इन्होंने खाए थे, अभी फिलहाल उनके बंद है ये। अब क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत इनको हो रही है, तो आप अपना सजेशन दें कि इसमें क्या क्या। बसंत कुसुमाकर उस समय भी दिया था, लेकिन वो कोरोना के बाद उन्होंने उस समय इनका केस टेकिंग हुआ था क्या उस समय? हाँ हाँ यस हुआ था। तो सर निदान, आयुर्वेदीय निदान क्या बन रहा है? हाइपरग्लाइसेमिक है, बाकी ये सब चीज तो ठीक है। आयुर्वेद निदान तो डायबिटीज के हिसाब से तो वही रहा है, लेकिन साथ में स्ट्रेस फैक्टर इनके साथ में लगा हुआ। और जब स्ट्रेस जी मॉडर्न के हिसाब से जैसे डायबिटिक हैं तो उसी को लेके ट्रीट कर रहे हैं क्या हम भी? उसी हिसाब से डायबिटीज को ट्रीट कर रहे हैं? नहीं। तो वही है, केस टेकिंग यदि हुआ है तो इनका निदान सर क्या बनता है? इन्हें बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें हैं। जी। तो अब मैं तो था नहीं उस समय, केस टेकिंग क्या हुई है उस हिसाब से निदान हमारा निदान और हमारी संप्राप्ति क्या बन रही है, तो ये आप अपने पॉइंट के हिसाब से आप सेट कर लो निदान, फिर आप बताओ। नहीं सर, वो तो फिर पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा ना उनका। जी जी, तो आप लोगों ने किया है किया है या जिसने भी किया हो पहले तो वो बता सकते हैं। मैं कह देती हूँ ना क्या है। लाइक आई हैव अ लास्ट 10 year diabetes and since 2008 I have a high blood pressure. कोलेस्ट्रॉल कभी हाई होता है कभी नहीं होता है, वो बराबर है। दूसरा मुझे क्या है, ओस्टियोपीनिया भी है, तो धातु का क्षय हो रहा है, आई नो। सो ये सब है ना। और मेरा टोटल हिस्टेरेक्टोमी भी हुआ है, एंड या वही है सब
कुछ मेरा। एंड सर ने जो दवा दी थी, अणु तेल, कनकाश, वसंत कुसुमाकर, शिलाजीत, अश्वगंधा, अश्वशिला, इंसुलिन, आरोग्यवत, महातेक्तम कषाय, आरोग्य वर्धिनी, ये सब मैं ले रही थी। अभी अभी कोरोना हुआ तो बंद। एक्चुअली मुझे कोरोना के बाद ज्यादा ये सब स्ट्रेस और वीकनेस, ये सब कोरोना के बाद में ही सब कुछ ज्यादा हो गया है। और जो गृहिणी का मैं सोच रही हूँ वो लास्ट 6 मंथ से हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, कभी होता है कभी नहीं होता है। सो ये सब है, जब हिस्ट्री टेकिंग किया था ये सब किया था सबने, अराउंड 1 ईयर एगो किया था, आई थिंक सो। आपने आई थिंक हिस्ट्री में ये भी बताया था कि आपके फैमिली रिलेटिव कुछ इश्यूज थे भाई वगैरह से, आप अलग हो गए। हाँ, ये पहले आई थिंक सो, ये मेरा डायबिटीज ऐसे ही शुरू हुआ था लॉन्ग टाइम एगो। अपने भाई और ससुर साइड के सब लोग फैमिली वाले हैं, उसके कुछ न कुछ चल रहा था, उसमें से स्ट्रेस हो गया तो उसमें से डायबिटीज हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और पहले मैं ऐसी जॉब करती थी, टीचर की जॉब करती थी 3 बजे तक, लाइक सुबह 7 to 3, एंड देन 4 से रात का 12 बजे एक स्टोर में मैनेजर की जॉब करती थी। तो उसके दरमियान ही मेरा डायबिटीज चालू हो गया, आई थिंक सो, स्ट्रेस एंड मोर वर्किंग और समथिंग, तो इसीलिए ही मुझे लगता है कि डायबिटीज तब शुरू हो गया। मैम फर्स्ट बार मतलब स्टार्टिंग आप इसकी डायबिटीज से ही हुई थी या फिर इसके पहले और कोई भी समस्या रही है? नहीं, डायबिटीज के पहले सबसे पहले ब्लड प्रेशर शुरू हुआ 2008 में, पहले तो कुछ नहीं था। एंड ब्लड प्रेशर के 2012 में डायबिटीज शुरू हुआ, 2013 में टोटल हिस्टेरेक्टोमी हुआ। फाइब्रो, अभी जो हम गुल्म की बात कर रहे हैं ना, वही फाइब्रोड थे यूट्रस में, तो इसीलिए फिर मेरे फैमिली में मेरी आंट को यूट्रस कैंसर से उसका डेथ हो गया था, तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा नहीं था कि यूट्रस निकाल डालो, बट मैं सोचती थी कि कभी कैंसर हो जाएगा, तो इसके डर के बारे में मैंने, और मुझे ओवरी सिस्ट भी था, तो इसीलिए फिर टोटल हिस्टेरेक्टोमी 2013 में करवा दी थी। तो बाद में 2017 में ओस्टियोपिनिया है ऐसा डॉक्टर ने कहा, तो मीन्स अस्थि धातु का भी नाश हो रहा है अभी हेयर लॉस भी बहुत है अभी, जब तो लास्ट 1 ईयर से। ब्लड प्रेशर आपको हुआ, उसका रीजन क्या था? उस समय भी क्या मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे क्या? हाँ, एक्चुअली तब क्या हुआ था, मेरे फादर यहाँ हमारे साथ ही रह रहे थे, तो मेरे सिस्टर और फादर, तो तभी थोड़ा सा फैमिली का ये सब था। एंड ऑल्सो फिर मेरे फादर को हॉस्पिटल में रखे गए और उसको हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गए। तब मुझे ये बहुत आघात लग गया, ऐसा कुछ हुआ, और तब से मेरा ब्लड प्रेशर हाई। तभी मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, उसने कहा कि तुम अब ब्लड प्रेशर की टैबलेट चालू कर दो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो तब से मैं ले रही हूँ। तो आपका जैसे ऑपरेट जो हिस्ट्री रही है ऑपरेशन वगैरह की, तो एक तो आपने बताई है, और भी कुछ हुआ है क्या? नहीं, जो भी मैंने बताया वही है, और तो कुछ नहीं है। तो ये आयुर्वेद मेडिसिन आपने लेना कब से स्टार्ट की है, और मॉडर्न कितने साल तक ली आपने स्टार्टिंग से? बीपी की या मॉडर्न तो शुगर की, ब्लड प्रेशर की 2008 से ले रही हूँ, डायबिटीज की 2012 से ले रही हूँ, और आयुर्वेदिक की अभी मुझे मंथ तो याद नहीं है, आई डोंट नो, मे बी अप्रैल में ली थी और समथिंग लाइक दैट, या तो अभी 2-3 महीने से ही ले रही हूँ। तो अभी आपने जब से भी आयुर्वेदिक फर्स्ट स्टार्ट की हैं, तो क्या दवाएं तब से यूज की हैं? यू मीन आयुर्वेद की क्या दवा यूज कर रही हूँ, लाइक दैट? हाँ, जब भी आपने स्टार्ट किया, अप्रैल से आप बता रहे हैं आयुर्वेद लेना आपने अप्रैल से स्टार्ट हाँ, किया, तो वो मैं उस समय से क्या क्या एक्चुअली, दवाएं स्टार्ट की? हाँ, एक्चुअली मैंने जब से कोरोना हुआ ना, तब से गुडुची तो डेली ले रही हूँ, वो ले रही हूँ,
और अश्वगंधा ब्राह्मी भी मैंने, वो सर ने कहा पहले से ही ले रही हूँ एक टैबलेट अश्वगंधा और ब्राह्मी की भी। बट जब सर ने कहा तब से जो उसने कहा था वो अणु तेल, कनकासव, वसंत कुसुमाकर रस, शिलाजीत, ये सब ले ली। तो 2 महीने की पूरी कर दी जो वहां से मंगाई थी। बाद में मेरे फ्रेंड के साथ वो गुजरात से मंगवाई थी, वो है अभी। तो कोरोना के टाइम में मैंने इसलिए बंद कर दी कि जो कोरोना की जो 5 डे का डोज था ना, 3 गोली का, वो बहुत हाई डोज लगता था। तो वैसे मेरा मुंह भी कड़वा रहता था और मुझे डीजी और ये सब बहुत मैम फीवर भी रहता ये था। तो अभी, सॉरी मैम, नहीं ये नहीं तो अभी नहीं की नहीं हिस्ट्री बट है। नहीं, हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसीलिए आयुर्वेदिक दवा तब नहीं लेती थी कि इंटरेक्शन क्या हो जाए, तो इसीलिए मुझे डर लगता था, इसलिए नहीं लेती थी। तो अभी मैं शुरू कर दूंगी। आप मेरी बात सुनिए पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ये जो आप बता रही हैं ये कोरोना के समय की हिस्ट्री बता रही हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। मेरा ये कहना है कि फर्स्ट टाइम आपने आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेना कब स्टार्ट किया, डायबिटिक के लिए या बीपी के लिए मेडिसिन लेना कब से स्टार्ट किया? यहाँ से पहले और भी आप ट्रीटमेंट ले चुकी हैं पहले आयुर्वेद का, वो क्या स्टार्ट किया ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैंने डायरेक्ट सर के पास ही शुरू किया। और पहले मेरी फ्रेंड भी, मेरी क्लासमेट भी आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही है गुजरात में। तो उसने 2-3 टाइम उसने वहां से उसको वो टैबलेट का मुझे कोई नाम नहीं दिया, वो अपने आप ही बनाती थी, तो ऐसे दी थी। तो एक दो बार उसकी ट्राई की थी, जस्ट लाइक मंथ और समथिंग, लाइक मंथ और 2 मंथ। That's it. Otherwise, I didn't use any Ayurvedic medicine. That's all. अच्छा, ओके। क्योंकि आपका केस टेकिंग दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हुआ था, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि वहां से भी आपका ट्रीटमेंट चला है तो और दवाएं ली हैं आपने या नहीं। No. Don't think about that. I did not get that medicine from that platform. That platform, whatever Chakvati or Virachanvati, whatever, that is for my husband. I'm using for him. I didn't get it for myself, diabetes or any kind of medicine. आम पाचन वटी और विरेचन तो आप भी ले रहे थे, आपको विरेचन हो रहे थे? नहीं, मैंने एक ही बार ली थी, आई थिंक सो, बहुत याद नहीं है। So you mean, आप क्या कहना क्या चाहते हो? सॉरी। अब सब ट्रीटमेंट जरा आप थोड़ा सा बढ़िया करके बताओ, छोड़ो इन सब बातों क्या करना। या हमको ये नेगेटिव नहीं सोचना है। नहीं सर, ये वो इसलिए पूछ रहा हूँ, वो नहीं सोच रहे हैं आप, उसको अभी नहीं समझ रहे। मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ मेडिसिन क्या यूज की, इसलिए मैंने पूछा कि आपने क्या क्या मेडिसिन ली। क्योंकि बीच में बिना डायग्नोसिस बने यदि कुछ भी लिया है, विरेचन लिया है, कितने दिनों तक लिया है, ग्रहणी किस हद तक बिगाड़ी है, इसके लिए ये जानकारी ले रहा हूँ जी। तो इसका पूछने का पर्पस ये नहीं है कि वहाँ क्या हुआ जी। ये है कि क्या गलत दवाएं लेके गलत उस पे कितना बिगाड़ किया हुआ है, इसलिए ये हिस्ट्री चाहिए। जी। तो यहाँ पर तो अब डायग्नोसिस के लिए तो पूरा और डिटेल चाहिए। बाकी ये जो हेतु बता रहे हैं इस हिसाब से तो मानसिक हेतु से इनकी व्याधि शुरू हुई है, और वहां पर मुझे ही लग रहा है होनी चाहिए वो तो शायद अभी तक जो आप ये दवाएं जो बताई हैं वैसा कुछ हुआ नहीं। और अभी जो कंडीशन है इनके शरीर की वो आप म्यूट हो गए सब। हेलो। हेलो, आप म्यूट हो गए। सर कनेक्शन कट गया था। तो हेलो, अभी आ रही है आवाज सर? आ रही तो इनका जो अभी जो कंडीशन है जी, इनकी बॉडी की अभी जो कंडीशन चल रही है वो पूरी तरह अपतर्पणोत हो गई है, और व्याधि जो है अपतर्पणोत है। तो और मानसिक अपतर्पण बहुत ज्यादा है, हेतु भी मानसिक तौर पर ही सारे के सारे ज्यादा है। तो इसकी संप्राप्ति कहाँ से बनी, कैसे बनी, इसके लिए पूरा केस टेकिंग होना जरूरी है।
ठीक है सर, तो आपको ऐसा करते हैं नीलम जी, कल आप कल संडे है हमारा, संडे को रहेगा कल लेक्चर, क्योंकि बीच में 2 दिन की छुट्टी रह गई थी। तो आप कल जरूर जुड़िएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब पूरी वो लेंगे हिस्ट्री, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप जरूर हाँ जुड़िएगा। सर, अभी समय हो गया है, या दोबारा केस टेकिंग इनका पूरा होना चाहिए। जी जी जी। सो कल संडे को, ओके, हाँ, थैंक कल यू। संडे को होगा, क्योंकि अभी बीच में 2 छुट्टियां हो गई थी, तो संडे को ले लेंगे। और आपका जो है पूरा ही एक बार में जो है कम से कम अच्छी तरह से संप्राप्ति बन के उसकी चिकित्सा शुरू हो जाए। या वही मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ सब कुछ, जी और ये नहीं, हो रहा है नहीं, कुछ। इसलिए सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि यदि पहले ये सब हुआ है तो वो निदान यदि बना है तो वो मिल जाता, तो उस हिसाब से बिल्कुल आगे बिल्कुल काम कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कल आप जो है डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे, आप पूरा बताइएगा, और फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट आपको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, प्रणाम। और किसी की कोई हो तो फिर, रखें, वरना फिर 10 बज गया थोड़ा सा। तो नमस्कार बिलाल जी, हाँ बताइए। हेलो सर, 1 मिनट और। जी नीलम मैडम सुन रही हैं क्या? है ना। हाँ मैडम, अभी ये जो आप अश्वगंधा वगैरह ये सब ले रहे हैं, आपकी गृहिणी दुष्ट है, ये सब ना लें तो बेहतर है। जी। अश्वगंधा और ब्राह्मी गुरुजी कुछ भी ना लूं? ये फिलहाल अश्वगंधा वगैरह जब आपका पाचन ही नहीं हो रहा है तो अश्वगंधा लेके तो और प्रॉब्लम में जाएंगे आप। सो यू मीन वो सब जो भी मेडिसिन ले रही हूँ उसका पाचन नहीं हो रहा है, तो वो आम ही बन रहे हैं, राइट? निदान नहीं बना है, इसलिए कोई भी अच्छी से अच्छी दवा भी लेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। ओके, सो मैं बंद कर दूंगी। आप केवल यहाँ पर गौघृत यदि अवेलेबल है तो उसका नस्य लें फिलहाल, और प्राणायाम के द्वारा अपने मन को मेंटेन करें, स्ट्रेस दूर करें। फिलहाल इतना ध्यान दें, बाकी पूरा हिस्ट्री टेकिंग के बाद में फिर यहाँ पर करेंगे चिकित्सा। ओके, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम बिलाल जी, प्रणाम। सर एक केस है। लंबा तो नहीं है ज्यादा? नहीं लंबा नहीं सर, बस 2 अच्छा, मिनट में डिस्कस हो बताओ जाएगा। बताओ सर बताओ। एक वो दरअसल एक 22 साल की लड़की है, तो दिक्कत उन्हें हो रही, सफेद दाग बढ़ रहे हैं स्किन पे, और जब भी धूप में निकल। अच्छा, लिकोड्रमा है? जी जी, लिकोड्रमा का। तो सर जब भी धूप में वगैरह वहां निकलती है तो जलन सी मचती है, और जब बारिश वगैरह हो तब भी हल्की सी इचिंग रहती है स्किन में। अच्छा, मतलब धूप में निकलती है तो जलन होती है, और अगर भीग गई तो इचिंग होती है। ठीक जी 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 जी। ठीक है, तो आप क्या दिया है कुछ इसको? सर अभी कुछ नहीं दिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी चिकित्सा बता देता हूँ, और कल इसकी जो है, मैंने वैसे ही लिकोड्रमा की संप्राप्ति कई बार बता दी है, अभी शॉर्ट में इसलिए बता देता हूँ, मैं पूछ भी नहीं सकता क्योंकि टाइम हो रहा है। तो थोड़ा सा कल फिर इस पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल उसकी चिकित्सा लिख लो। इसमें 2 चीजें हैं, वायु प्रधान होती है, ठीक है, और वहाँ कफ भी है। और लिकोड्रमा में बस एक ही चीज ध्यान रखी जाती है कि ये आशा अपकर्षक नियम होता है, वो लगाती है वायु। और आशा अपकर्षक नियम का कल मैंने सिद्धांत आपको बता ही दिया था कि वायु प्रबद्ध अवस्था में एक सम होगा और दूसरा क्षीण होगा। दोस्तों, ये 3 दोषों में वायु प्रबद्ध अवस्था में होगी, एक सम अवस्था में होगी और दूसरा क्षीण होगा। वहां पर पित्त जो है सम अवस्था में है, कफ जो है वो क्षीण अवस्था में। क्षीण अवस्था का मतलब अपने सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, और वायु उस सम दोष को उठा के वहां भ्राजक पित्त में मिला रही है, और उसकी वहां मात्रा को बढ़ा रही है। और वो वहां पर अपना क्या काम कर रहा है? पित्त का काम ही है कि वहां पर अधिक से अधिक जितने भी हो सके वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस होती है, जो उसकी दहन क्रिया होती है, वो वहां पर हो जाती है। रूट क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी स्किन डिजीज का जो रूट होता है, हालांकि इसको 13 कुष्ठ जो 18 कुष्ठों में है उसका वर्णन नहीं किया गया है, ना उसको लिया गया है, इसको अलग से लिया गया है एकदम। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते ये कुष्ठ है, ये एक स्किन डिजीज है और इसको अलग से बिल्कुल एकदम बताया गया है। एक काम करो, मैं चिकित्सा बता देता हूँ इसकी, आप उसको दे देना। अब शाम को जो है वो इसकी संप्राप्ति बता देंगे, डिस्कस भी कर लेंगे, और अगर ड्रग घटाना बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके। तो आप आपको इसमें करना क्या है कि जो नीम तेल है, जी सर। नीम तेल ले लें, तुबरक तेल ले लें, जी, और करंज तेल ले लें।
जी इन तीनों को तो लगाएं। जी खाने में जितने भी उसके जो कफवर्धक आहार हैं, जो बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार हैं, वो सब बंद कर दें। और शीत पदार्थ मतलब आहार, कफवर्धक का मतलब कफ वैसे ही मतलब कहना चाहिए कफवर्धक जैसे केला है, ठीक है, या दूध जी है, ये शीत होते हैं तो कफ को भी, पित्त को तो शांत करेंगे। वो तो शांत क्या, वो तो खुद ही अपनी अवस्था में शांत है, लेकिन वहां उसको उठा के लेकर वायु जो है धाजक पित्त के अंदर मिला रही है, तो वहां पर ये हो रहा है। तो पित्तवर्धक चीजों को ज्यादा ना दें। वायु के असहायक नियम को अगर काटना होता है हमारे लिए, तो फिर आप उसको शुरू करें, और वो दवाइयां मैं बता देता हूँ। जी 22 साल की है, जी सर। ठीक है, 22 साल की है तो आप लिखो आरब्ध महातिक्तम कषायम, एक सोरावेल कैप्सूल आता है, जी एक सोरावेल कैप्सूल आता है, सोरावेल सब जगह मिलता है, श्री धन्वंतरी का है। जी एक ल्यूकेस्किन आती है एमिल की, जी 22 साल की लड़की है, 10 बूंद सुबह शाम आधा गिलास पानी में डालकर उसको पिला दो खाली पेट। ओके बाकी ये जितनी भी दवाइयां हैं ये सब सुबह शाम नाश्ते के बाद, ओके सर। ठीक हो गया। खदरा रिस्ट, ये खदरा रिस्ट को कैसे खिलाते हैं इसमें, खदरा रिस्ट उसके जब वैसे तो 15 ml सुबह शाम पिए, ठीक है, जी लेकिन जब भी वो खाना खाएगी तो 4 बूंद उसमें डालेगी, पानी पिएगी तो 2-4 बूंद उसमें डाल लेगी, जब भी कुछ खाएगी तो 2-2 3-3 बूंद डाल के पिएगी या खाए। और यहाँ तक कि जब वो नहाने जाएगी तो उसको बोलना 1 चम्मच आप अपनी बाल्टी में डाल लो। ठीक है, ओके सर। हाँ। अच्छा, लड़की जो है वो क्या बोलते हैं, चलो खैर वो बाद में, वो बोल रहा हूँ मैं, बाद में बताऊंगा। स्वर्णमाक्षिक भस्म, इसको पानी सी देनी है, 1 चम्मच सुबह, एक 125 एक चने के दाने के बराबर सुबह शाम। जी और एक आरोग्य वर्धनी बटी, 2 गोली सुबह शाम। जी सर। इतनी दवाइयां आप उनको शुरू कर दें, कल वो आएगी, दे दें, शाम को एक बार फिर इसमें संप्राप्ति बना के डिस्कस कर लेंगे। अगर एक आध ड्रग की और जरूरत होती है, और मैं ये कहूंगा कि उसकी 1-2 अगर वो आए तो 1-2 जी जी पिक्चर ले लेना उसकी, ठीक है, ओके ओके ऐसी जगह की पिक्चर लेना जहां पर कोई क्लेम किसी तरह का ना हो, हाथ का, पैर का, इस तरह से, ओके ठीक है। ठीक है आलोक शर्मा जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर रहा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर सबको प्रणाम, कल मिलते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।